ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले तो कार्बनिक खेती। अब देखिए स्टूडेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती क्या होती है? बड़ा सिंपल मीन्स अगर समझा जाए तो बिना केमिकल की जो फार्मिंग होती है उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। बिना रसायनों के की जाने वाली खेती को हम कार्बनिक खेती कहते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, एक नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती भी होती है, और उसके अलावा इको फार्मिंग भी होती है, परमा एग्रीकल्चर भी होती है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी होती है। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के मायने सही से पढ़ेंगे तो आगे वाली जो फार्मिंग मैंने नाम ली है वो आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में न तो केमिकल यूज होता है, न ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो यूज होती है, न ही तो कोई केमिकल यानी रसायन यूज होगा, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा, कोई रसायन इस्तेमाल नहीं होगा, न ही कोई जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स है यानी अनुवांशिक रूपांतरित फसल है वो इस्तेमाल होती है। कहने का मतलब जैसे कोई बीटी कॉटन वगैरह जिनके अंदर लेबोरेटरी में जीन ट्रांसफर किए हैं, ये दोनों ही चीजें इस्तेमाल नहीं होती है। बाकी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरी कमर्शियल खेती करेंगे, कोई समस्या नहीं है, टिलेज करें, आपके मन पड़े वो आप क्रॉप है वो लगाएं, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन केमिकल और जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप है उनका इस्तेमाल नहीं होता है। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का ओरिजिन कहां है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का उद्गम कौन सा देश माना जाता है? हमारे 4 वेद है जिनमें से एक यजुर्वेदा भी आपने सुना होगा। हमारे 4 वेद है जिसमें से आपने यजुर्वेदा भी सुना होगा, और यजुर्वेदा के अंदर फार्मिंग दिया हुआ है, एग्रीकल्चर है वो दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपका यह भी बनता है कि भारत के कौन से वेद के अंदर एग्रीकल्चर है, कृषि है वो देखने को मिलती है, यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में जहां पर मेंशन किया गया है, तो वो आप कौन सा बताओगे? यजुर्वेदा है वो बताओगे। यजुर्वेदा के अंदर ही सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिस्कशन है वो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। इसलिए यह कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का ओरिजिन है, उद्गम है, वो इंडिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो ओरिजिन है वो कौन सा है? इंडिया है। कार्बनिक खेती का जो ओरिजिन है वो इंडिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो ओरिजिन है वो क्या है? इंडिया है, भारत है। कार्बनिक खेती का उद्गम है वो भारत है। अब देखो, भारत में तो बहुत लंबे समय तक ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती आई। कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको 19वीं या 18वीं शताब्दी से पहले कुछ देखने को मिला ही नहीं। भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों के आने के बाद भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुआ, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास के साथ ही कुछ न कुछ केमिकल है वो भारत में इस्तेमाल होने लगे थे। अब हम वर्ल्ड सेनेरियो की बात कर रहे हैं, वैश्विक स्तर की बात करें तो देखो, इंग्लैंड है उसके अंदर 18वीं शताब्दी में 18 सेंचुरी के अंदर ही एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आ गया था, कृषि क्रांति आ गई थी। वहां लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में 18वीं शताब्दी में ही लग गए थे, तो उन्होंने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केमिकल है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। अब वहां के एक ब्रिटिश थे जो इंडिया के अंदर अपॉइंटेड थे, जिनका नाम था सर अल्बर्ट हॉवर्ड। नाम सुना होगा आपने, सर अल्बर्ट हॉवर्ड। ये जो सर अल्बर्ट हॉवर्ड थे, सर अल्बर्ट हॉवर्ड थे, सर अल्बर्ट हॉवर्ड थे, ये भारत के अंदर अपॉइंटेड थे। इंदौर के अंदर एक इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री के अंदर ये सर अल्बर्ट हॉवर्ड अपॉइंटेड थे, है ना, मतलब वहां पर थे ये। तो इन्होंने यहां भारत में आने के बाद बहुत सारा भारत का लिटरेचर पढ़ा और भारत की कृषि को करीब से भी देखा। तो इन्हें लगा यार भारत वाले जो खेती कर रहे हैं वो ठीक है, और भारत के लिटरेचर में तो कृषि बहुत बढ़िया से समझाई हुई है। वो बात अलग है कि हमने हमारे लिटरेचर को कभी महत्व ही नहीं दिया है, ठीक है। तो अब क्या है, भारत, अब सर अल्बर्ट हॉवर्ड जब इंडिया में अपॉइंटेड थे, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री इंदौर के अंदर जब अपॉइंटेड थे, तो उसी दौरान इन्होंने यजुर्वेदा और भारतीय लिटरेचर पढ़ा, और इसी लिटरेचर के बलबुत्ते पे इन्होंने क्या है, इंडियन इंदौर कंपोस्टिंग मेथड दिया था।
भारतीय इंडोर कंपोस्टिंग मेथड है वो दिया था। किसके साथ मिलके? एक और अंग्रेज थे इनके साथ, वेड, है ना, WADE, वेड। तो सर अल्बर्ट हॉवर्ड और वेड दोनों ने मिलकर 1924 1926 1924 से 26 के दौरान 1924 से 26 के दौरान इन्होंने इंडियन इंडोर कंपोस्टिंग मेथड दिया था। भारतीय इंडोर कंपोस्टिंग मेथड है वो दिया था। एक क्वेश्चन तो आपको साथ में ये याद करना है। अब इन्होंने कंपोस्टिंग में सबसे पहला मेथड डेट डाला। हालांकि पढ़ा भारतीय लिटरेचर था, लेकिन उसी लिटरेचर के बलबूते इन्होंने ये सबसे पहला कंपोस्टिंग मेथड दे डाला। इसलिए इन्हें फादर ऑफ मैन्योरिंग भी कहते हैं और फादर ऑफ कंपोस्टिंग भी कहते हैं। वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर फादर ऑफ कंपोस्टिंग किसे कहा जाता है? सर अल्बर्ट हॉवर्ड को ही कहा जाता है। वापस इंग्लैंड लौटे। इंग्लैंड में जाने के बाद इन्होंने वहां के एग्रीकल्चर को भी ऑब्जर्व किया और इन्हें लगा कि जो हम इंग्लैंड में खेती कर रहे हैं, यूरोप में जो खेती कर रहे हैं, उसमें केमिकल डाल रहे हैं और केमिकल डालने की वजह से इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी संतुलन है वो क्या है? गड़बड़ा रहा है। इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा रहा है, पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ा रहा है। सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इन्होंने वहां के लोगों को अवेयर किया कि जो हम फार्मिंग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, यानी बिना केमिकल की फार्मिंग करनी चाहिए। हालांकि ऑर्गेनिक वर्ड उस समय नहीं था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सॉरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो वर्ड है उस समय नहीं था। इन्होंने कहा केमिकल फ्री हमें फार्मिंग करनी चाहिए। और इन्होंने क्या है, सबसे पहले इस दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल और मेथड्स दिए थे। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सबसे पहले दिए थे। पढ़ा तो भारतीय लिटरेचर था, लेकिन भारतीय लिटरेचर को भारतीयों ने हमने पढ़ा ही नहीं, हमारी ये सबसे बड़ी कमी रही। इन्होंने उसी लिटरेचर को पढ़ते हुए क्या किया कि सबसे पहले प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कार्बनिक खेती के सिद्धांत और विधियों को दिया। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। 1930 में 1930 में 1930 के अंदर इन्होंने क्या किया? दुनिया में सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती के सिद्धांत और विधियों को 1930 में दिया और वहां के लोगों को यह एहसास करवाया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है भाइयों। तो सभी लोग एजुकेटेड थे यूरोप में, उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी, बात तो ठीक है यहां पे। तो इसलिए कहा जाता है कि इस वर्ड में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड महसूस हुई थी, आवश्यकता महसूस हुई थी, वो सबसे पहले यूरोप में 1930 में हुई थी। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड फील की गई, आवश्यकता महसूस की गई, वो यूरोप में की गई थी। अब 1930 में भारत वालों ने क्यों महसूस नहीं की? क्यों महसूस करते? भारत में केमिकल कहां यूज हो रहा था उस समय? भारत वाले तो पहले से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही थे। तो भारत को नीड फील होना, कोई ऐसा नहीं कि भारत पीछे था, भारत ने तो बहुत पहले ही ऑर्गेनिक फार्मिंग दे दिया था। नीड कब कब फील होती? जब हम केमिकल फार्मिंग करते। तो उस समय 1930 के दौर में भारत में कोई केमिकल फार्मिंग नहीं होती थी, उस समय यूरोप में हो रही थी। इसलिए सर अल्बर्ट हॉवर्ड के दम पे वहां पे क्या हुआ? ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड हुई और इसीलिए बोला जाता है इस वर्ड में सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की नीड हुई थी वो यूरोप में हुई थी। और यूरोप में भी पर्टिकुलरली अगर अपने बात करें तो इंग्लैंड के अंदर हुई थी। तो यहां पे दो बातें आ जाती है जिन पे विशेष ध्यान देना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ओरिजिन पूछे, उद्गम पूछे तो इंडिया है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो नीड फील हुई थी वो कहां पे हुई थी? यूरोप में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के सबसे पहले प्रिंसिपल और मेथड्स है वो सर अल्बर्ट हॉवर्ड ने दिए थे। कब दिए थे? 1930 में ही दिए थे। इसलिए इन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कार्बनिक खेती या जैविक खेती के इन्हें जनक कहा जाता है। अब देखो भाई, 1940 के अंदर मैं बात करूं तो एक फिलोसफर थे, यूरोप के ही थे, जिनका नाम था लॉर्ड नॉर्थबॉर्न, लॉर्ड वाल्टेयर नॉर्थबॉर्न। क्या नाम था? लॉर्ड वाल्टेयर नॉर्थबॉर्न। पूरा अगर नाम की बात करें तो पूरा नाम था लॉर्ड वाल्टेयर नॉर्थबॉर्न, लॉर्ड वाल्टेयर नॉर्थबॉर्न। इनकी एक किताब थी उस समय, इन्होंने 1940 में 1940 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था, एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था लुक टू द लैंड, भूमि की तरफ देखो। लुक टू द लैंड यानी भूमि की तरफ देखो। हालांकि हिंदी में हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना है, लुक टू द लैंड बुक का नाम ये था। उस बुक के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड है वो देखा गया। इस बुक के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड है वो देखा गया, कार्बनिक खेती शब्द है वो देखा गया था। तो अब आपसे पूछ ले कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड कब आया? 1940 में आया। किसने दिया? लॉर्ड वाल्टेयर नॉर्थबॉर्न ने दिया था। कौन सी बुक के अंदर दिया था? लुक टू द लैंड के अंदर दिया था। ठीक है, अब मैं बात करूं, ऐसा नहीं है
कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का दौर है वो इसी दौरान स्टार्ट हुआ। उससे पहले भी क्या है, लोग थोड़ा सा केमिकल फार्मिंग से अवेयर होने लगे थे, थोड़ा केमिकल फार्मिंग से अवेयर होने लगे थे। 1924 में 1924 के अंदर एक ऑस्ट्रियन एक ऑस्ट्रिया देश है, वो कहां पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, आपको पता होता है। इस बात पे इंपॉर्टेंट, मतलब इस बात की इंपॉर्टेंस देखना आप। ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूं, ऑस्ट्रिया जहां का मेंडल था, अब तो आप पहचान गए होंगे ऑस्ट्रिया देश को। तो ऑस्ट्रिया का एक फिलोसफर था जिसका नाम था डॉक्टर रुडलोफ स्टेनर। डॉक्टर रुडलोफ स्टेनर ने बायोडायनेमिक फार्मिंग दी थी, जैव गतिशील खेती दी थी। 1924 में 1924 में बायोडायनेमिक फार्मिंग यानी जैव गतिशील खेती है वो किसने दी थी? जैव गतिशील खेती है वो डॉक्टर रुडलोफ स्टेनर ने दी थी, जो एक ऑस्ट्रियन फिलोसफर थे। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि व्हाट इज बायोडायनेमिक फार्मिंग? बायोडायनेमिक फार्मिंग क्या है, जैव गतिशील खेती क्या है? व्हाट इज बायोडायनेमिक फार्मिंग? जैव गतिशील खेती क्या है? जैव गतिशील खेती क्या है? बायोडायनेमिक फार्मिंग क्या है? नाम से ही पता लग जाना चाहिए कि बायोडायनेमिक फार्मिंग क्या होती है। देखो ऐसा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिर्फ और सिर्फ केमिकल और जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप यूज नहीं होती है, उसके अलावा कैसे भी कमर्शियली फार्मिंग करें, इस बात में डिफरेंस समझना है। लेकिन जो बायोडायनेमिक फार्मिंग है ना, वो ये समझो कि नेचर के फ्लो में चलती है, नेचर के फ्लो में चलती है। जैसा नेचर है, जैसा पर्यावरण है, जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा इकोसिस्टम है, उसी के अनुसार फार्मिंग होती है। ऐसा नहीं कि कोई इंट्रोड्यूस क्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं या उस इकोसिस्टम से बाहर की क्रॉप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचर के फ्लो में ही चलती है हमेशा बायोडायनेमिक फार्मिंग है, यानी बिल्कुल प्रकृति के साथ जुड़कर चलती है। इसमें हम क्या है, कोई मतलब कमर्शियलाइजेशन नहीं करते, नेचुरल फ्लो के साथ ही चलती है, प्राकृतिक के बहाव के साथ ही चलती है। और इसमें जैसे एस्ट्रोनॉमस जो भी मोमेंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग खेती की जाती है, यानी ग्रह नक्षत्र वगैरह है उन सबको ध्यान में रखते हुए खेती की जाती है। ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं होता है। जैसे पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि ऐसी कौन सी फार्मिंग है जो एस्ट्रोनॉमस प्रिडिक्शन के आधार पर होती है, यानी जो ग्रह नक्षत्रों की जो भविष्यवाणी होती है, ग्रह नक्षत्रों को देखकर जो भविष्यवाणी होती है उसके अनुसार जो खेती की जाती है, वो कौन सी फार्मिंग है? बायोडायनेमिक फार्मिंग है। यानी पूरे का पूरा क्या है, जिसको नेचुरली वे में लेके चलते हैं, जो का यूज करते हैं। और कोई भाई? ठीक है, चलो देखो मैं बता देता हूं। बायोडायनेमिक फार्मिंग में जो ऑटोनॉमस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव और ऐसे जीव जो क्या करते हैं, सॉइल की हेल्थ बढ़ाते हैं, नेचर की हेल्थ बढ़ाते हैं, उनका खेती के साथ इंटरेक्शन रहता है। यानी जो जैविक चीजें हैं उनकी गतिशीलता, उनकी जो डायनेमिक है वो हमेशा क्रॉप प्रोडक्शन के साथ चलती है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी भी बनी रहती है, नेचर है वो भी हेल्थी रहता है, पारिस्थितिकी संतुलन जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी क्या है, बना रहता है। और एस्ट्रोनॉमस जो भी प्रिडिक्शंस होते हैं, ग्रह नक्षत्रों की जो भविष्यवाणी होती है, उसी के अनुसार जो खेती होती है वो बायोडायनेमिक फार्मिंग। तो बायोडायनेमिक फार्मिंग है वो कब आ गया था? 1924 के अंदर आ गया था, 1924 में। और ये किसने दिया था? डॉक्टर रुडलॉफ स्टेनर ने। तो आपसे पूछ ले कि फादर और फाउंडर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग तो कौन है भाई? मतलब जैव गतिशील खेती के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर रुडलॉफ स्टेनर को कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट, लेकिन वो इतने बड़े एक्सप्लोरेशन पे नहीं थे जितना कि सर अल्बर्ट हवार्ड ने बात की थी। फिर जाहिर सी बात है, अंग्रेजों की चलती बहुत थी भाई उस समय, इन्होंने बहुत सारे क्या उपनिवेश बना रखे थे, तो इनके यहाँ कोई भी चीज मतलब इनोवेट होती थी या नई चीज आती थी
तो वर्ल्ड में तेजी से फैलती थी। इनका नाम बड़ा तेजी से होता था क्योंकि वर्ल्ड इनके कब्जे में था, एक तरह से ये समझ लो। तो कहीं ना कहीं सर अल्बर्ट हॉवर्ड को ये भी बेनिफिट है वो मिला ही मिला था। अब हमने बात कर ली वैश्विक स्तर पे। वैश्विक स्तर पे हमें इतनी ही बात करने की जरूरत है, इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक जापान की बात करें तो जापान में भी कुछ नेचुरल फार्मिंग जैसा, नो फर्टिलाइजर फार्मिंग जैसा कुछ कॉन्सेप्ट चला था, लेकिन वो हम नेचुरल फार्मिंग के अंदर बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग एक साथ बहुत सारे कंफ्यूजन अपने माइंड में सेट कर लेंगे। अब 1942 के अंदर, 1942 के अंदर आपको पता हो तो एक प्रोग्राम आया था भारत के अंदर 1942 में, जिसका नाम था ग्रो मोर फूड कैंपिंग। ग्रो मोर फूड कैंपिंग। ग्रो मोर फूड कैंपिंग प्रोग्राम आया था कब? 1942 के अंदर आया था। हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि 1942 का टाइम तो बहुत क्रूशियल था, बहुत खतरनाक था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, है ना। ब्रिटिश ने भारत का पैसा सारा वर्ल्ड वॉर पे लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ये भारत के लिए बड़ा क्रूशियल, क्योंकि भारत उस समय क्या था? गुलाम था। दूसरा, भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो बहुत खराब थी। इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे खराब थी? भाई भारत आजाद तो हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री किसको बनाए? सुभाष चंद्र बोस को, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को। ये बड़ा मतलब अंदर ही अंदर इंटरनल बड़ी राजनीति चल रही थी, है ना। आप सब लोग जानते हैं इस बात को। तो ये प्रोग्राम इतना ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट था कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, खाद्यान्न उत्पादन है वो बढ़ाया जाए, जिसके लिए फार्मर्स को बढ़िया सीड दिया जाए, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़िया की जाए, और केमिकल है वो प्रोवाइड करवाए जाए, जैसे फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, वो प्रोवाइड करवाए जाए, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो सके? अच्छी हो सके। कुछ लेवल पे यहाँ पे केमिकल है उनका यूज होने लगा था 1942 के बाद। फिर आजादी और फिर बंटवारा, है ना। उसके बाद भारत एक गरीब राष्ट्र, पुअर कंट्री, है ना। तो ये सब चीजें ठीक थी। हम अमेरिका से फूड ग्रेन है वो इंपोर्ट करते थे। भारत इतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करता था, इतना खाद्यान्न उत्पादन नहीं करता था कि भारत के अंदर उसको मतलब डिमांड को फुलफिल किया जाए। इसलिए हमें इंपोर्ट कहां से करना पड़ता था? अमेरिका से करना पड़ता था। अमेरिका वाले हमेशा से ही एरोगेंट थे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये जब हमें गेहूं भेजते थे तो हमें क्या कहते थे कि जो भारत में हम व्हीट भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं भेज रहे हैं, वो सुअरों के खाने वाला गेहूं भेज रहे हैं। मतलब हमें इतना गरीब और इतना नीचा समझा जाता था। अब क्या हुआ कि अमेरिका कहां अपना बिजनेस तगड़ा कर सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये थी। तो वो भारत पाकिस्तान, अमेरिका ने तो जाहिर सी बात है गरीब देशों को हमेशा से चुना और उनको निचोड़ा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। दादा था भाई, पैसा था, जैसी मर्जी पड़ती थी वैसी ट्रीटी बनाता था और वैसे ही बातें करता था। हम उस समय इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे। तो 1958 में जाते जाते अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में आ गया, क्योंकि पाकिस्तान उसमें ज्यादा हथियार खरीदने की होड़ में था। तो अमेरिका ने बोल दिया जी हमारे पास इतना फूड ग्रेन नहीं होता है, इतना वीट नहीं होता है कि हम आपको एक्सपोर्ट कर पाए। तो इन्होंने एक्सपोर्ट करना क्या है भारत के लिए बंद कर दिया। अब भारत तो गरीब था बेचारा, कहां जाता? तो अब अमीर तो कई थे ना, सबको क्या चाहिए? बाजार तो चाहिए, और सबको सपोर्टर भी चाहिए, बुरे वक्त में साथ खड़े हो। तो रसिया ने भारत का हाथ पकड़ लिया। रसिया ने भारत का हाथ पकड़ लिया तो रसिया ने फूड ग्रेन है वो इंडिया को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब 1960 के आसपास आते आते लाल बहादुर शास्त्री जी आगे भाई, है ना, पीएम। अब जब लाल बहादुर शास्त्री आए तो उन्होंने कहा यार पहले तो गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि भारत की 85% से ज्यादा आबादी उस समय गांव में रहती थी। तो उन्होंने कहा कि भारत के गांव का विकास होगा तभी जाकर क्या होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, तभी देश डेवलप हो पाएगा। नहीं तो भाई कभी भी ये गरीबी से नहीं निकल पाएगा अगर आप शहरों का विकास करते रह गए तो इन्होंने कहा कि गांव के विकास करने के लिए भाई गांव का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले बोला कि जितने भी एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट और जो बड़े साइंटिस्ट थे उनको ये बोला कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, फूड ग्रेन के मामले में आप कंट्री के लिए सेल्फ सफिशिएंसी लेके आए, भाई आत्मनिर्भरता लेके आए। तो उस समय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन काफी पॉपुलर हो हुए थे। तो अब क्या हुआ 1963 के अंदर मैक्सिको से
कुछ सेमी ड्वार्फ वीट की वेराइटियां लाई गई गेहूं की बोनी किस्में बढ़िया क्वालिटी के सीड के चक्कर में। इंडिया में तो लंबा गेहूं लगता है और हल्की बारिश और हवा चलती है तो गिर जाता है, जिससे प्रोडक्शन में बड़ा लॉस होता है। इसलिए 1963 में 1963 के अंदर इंडिया के अंदर जो नोरिन 10 वाली वेराइटियां थी, नोरिन 10 से जो जीन लिए गए थे, एक तो RST1 लिया गया था और एक RST2 जीन लिया गया था। नोरिन 10 जीन नहीं है भाई, नोरिन 10 एक वेराइटी है। नोरिन 10 दो जीन का सोर्स था, एक तो RST1 का सोर्स था और दूसरा किसका सोर्स था, RST2। ये दोनों ही क्या थे, सेमी ड्वार्फ जीन थे, यानी अर्धबोने जीन थे। अब देखो जो सामान्य गेहूं होता है उसकी हाइट जो होती है वो जनरली क्या है, 150 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा होती है। 150 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होती है, जो नॉर्मल अपने यहाँ की लोकल की वैरायटी थी। जो नोरिन 10 से जो जीन निकाले गए RST1 और RST2, इस गेहूं की हाइट होती है 60 से 110 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कम थी, तो इसके लॉजिंग के चांसेस कम थे, गिरने के चांसेस क्या थे, कम थे। इसीलिए तो इसका प्रोडक्शन क्या था, ज्यादा था। तो इंडिया में 1963 के अंदर 3 वेराइटियां लाई गई, 100 किलो बीज लाया गया। एक रॉकफेलर फाउंडेशन था, उसकी मदद से हम 100 केजी सीड लेके आए, 100 किलो बीज है वो लेके आए। रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से मैक्सिको से हम 3 वेराइटियों का 100 केजी सीड लेके आए। ये 3 वेराइटियां कौन कौन सी थी, एक तो सोनारा 63, दूसरी सोनारा 64 यानी सोनारा 63 और सोनारा 64 थी, जिनमें दोनों जीन थे, ये दो जीन थे। एक लर्मा रोजा लेके आए थे, उसके अंदर सिंगल जीन था, उसके अंदर सिंगल जीन था। इन 3 वेराइटियों का यूज करते हुए इंडिया के अंदर कई सारी वेराइटियां हैं वो डेवलप की गई, जो सेमी ड्वार्फ थी, जैसे सोनालिका डेवलप किया गया है ना, और उसके अलावा कल्याण सोना डेवलप किया गया, छोटी लर्मा डेवलप की गई, सोनारी सरबत सोनारा सरबत डेवलप की गई, सॉरी सरबती सोनारा डेवलप की गई। ऐसे करके कई इंडिया के अंदर वेराइटियां हैं वो डेवलप की गई। इसी दौरान क्या है, काम जोरों शोरों से चल रहा था। इसी दौरान हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आया, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आया था 1965 में, 1965 में। वैसे 64-65 का दौर था, सेशन था, लेकिन अगर पर्टिकुलर ईयर की बात करें तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब आया, 1965 के अंदर ये प्रोग्राम आया। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट था किसानों को बढ़िया क्वालिटी का सीड है वो प्रोवाइड करवाया जाए। अब क्या है, इस सब में और ज्यादा कहीं ना कहीं फूड ग्रेन के अंदर सफिशिएंसी लाने के लिए MS स्वामीनाथन जी वर्क कर रहे थे। देखो पूरे का पूरा सपोर्ट था किसका, भारत के प्रधानमंत्री, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। अगर आप एग्रीकल्चर के नजरिए से देखें और ग्रामीण क्षेत्रों के नजरिए से देखें और भारत के नजरिए से ही देखें, तो भारत के सबसे शानदार प्रधानमंत्री थे अब तक के लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी फोरसाइटनेस बहुत अच्छी थी, दूरदर्शिता बहुत अच्छी मानी जाती है। और यह भी माना जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री अगर प्रधानमंत्री रहते कुछ और साल तो इंडिया आज डेवलप होता और वास्तव में डेवलप होता। लाल बहादुर शास्त्री के कॉन्सेप्ट को साउथ कोरिया ने अपनाया और साउथ कोरिया आज एक डेवलप कंट्री है, तो इंडिया भी क्या होता, अब तक डेवलप होता। लेकिन अमेरिका को दिख गया, रसिया को दिख गया है ना, कि हमें कौन पूछेगा अगर भारत डेवलप हो गया तो भी हमें कौन पूछेगा। उसके बाद गांधी परिवार को भी शायद ये दिख गया कि अगर लाल बहादुर शास्त्री के थ्रू देश डेवलप हो गया तो फिर गांधी परिवार का क्या बचेगा। पाकिस्तान को तो दिखना ही दिखना था भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी रह गए ना तो हमारी तो खैर नहीं है। इन सब ने मिलकर शायद रसिया के अंदर लाल बहादुर शास्त्री को एक बड़े सस्पेक्टेड तरीके से, जिसका राज आज भी खुला नहीं है, को मरवा दिया गया है ना, जिसे एक हार्ट अटैक का या जो भी बहाना दिया गया वो दिया गया। तो लाल बहादुर शास्त्री अपने आप में बहुत ही दूरदर्शी प्रधानमंत्री थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का नाम कैसे खत्म कर दिया गया है ना। कोई रेलवे स्टेशन बना तो जवाहरलाल नेहरू रेलवे स्टेशन, महात्मा गांधी ये, फिर इंदिरा गांधी ये, फिर राजीव गांधी ये, लाल बहादुर शास्त्री का कभी नाम ही नहीं आया, जिन्होंने देश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया, रूरल डेवलपमेंट्स के लिए बहुत काम किया। अमूल पहले भी बन गया था, लेकिन अमूल की जो ऊंचाई आज देख रहे हो आप, भी दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का बड़ा योगदान था।
भारत आज फूड ग्रेन के मामले में चीन के बाद दूसरी पोजीशन पे, उस पे लाल बहादुर शास्त्री का बड़ा अहम रोल था। और मिल्क प्रोडक्शन के अंदर भी, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के अंदर भी लाल बहादुर शास्त्री का बहुत बड़ा स्थान था। लाल बहादुर शास्त्री से बड़ा कोई ग्रामीणों का हितैषी हुआ ही नहीं आज तक। लेकिन वही बात है ना, उनका नाम क्या हो गया, खत्म हो गया, और ऊपर से उनका जन्मदिन गांधी जी के साथ आ गया। तो जिस दिन 2 अक्टूबर आता है, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी जी याद रहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी याद नहीं रहते। ये बड़ी विडंबना है। अब ये हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है। आप सोच रहे होंगे ये कहानियां क्यों बता रहा हूं भाई, ये सब आपके काम की है और ऑर्गेनिक फार्मिंग में इनका बहुत बड़ा रोल आएगा, अभी देखना। ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, ये ग्रीन रिवोल्यूशन की मदर स्कीम कहलाती है, यानी हरित क्रांति की जननी योजना कहलाती है, प्रीकर्सर स्कीम है कहलाती है। भारत के अंदर जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो कब आया था, 1966 और 67 में आया था। 1966-67 के अंदर भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हो गया MS स्वामीनाथन जी की अध्यक्षता में। अब ग्रीन रिवोल्यूशन का ऑब्जेक्ट था, और क्या ऑब्जेक्ट था और उसको अचीव कैसे करना था, क्या ऑब्जेक्ट था और क्या कैसे उसको अचीव करना था। और यह भी बड़े मजे की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए छोड़ो उसको। हम बात कर रहे थे ग्रीन रिवोल्यूशन। देखो, अब ध्यान दीजिए मैं क्या बात कर रहा था। ग्रीन रिवोल्यूशन का उद्देश्य यह था कि भारत को फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, यानी आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए फार्मर को बढ़िया क्वालिटी का सीड प्रोवाइड करवाना है, इरिगेशन फैसिलिटी को जबरदस्त बनाना है, मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना है, और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने हैं, पेस्टिसाइड वगैरह यूज करने हैं। इन सब का इस्तेमाल करते हुए हमें प्रोडक्टिविटी को ऊपर उठाना है। और ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई, ये हुई थी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ग्रीन रिवोल्यूशन की प्रीकर्सर मानी जाती है, राजदूत मानी जाती है, तो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये भारत की सबसे पहली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी, पंतनगर उत्तर प्रदेश में बनी थी। बाद में तो उत्तराखंड अलग हो गया, तो अब तो उत्तराखंड में पड़ती है। पहले जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश था। 1960 में बनी थी, आप सब लोग जानते हैं। भारत की सबसे पहली स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है। तो वहां से ग्रीन रिवोल्यूशन का सूत्रपात हो गया। ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए अब देखो, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम का एरिया कौन सा था, पहले तो आप ये देखें। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम का जो एरिया था वो कौन सा था, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये एरिया हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के लिए चुना गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए भी यही एरिया चुना गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए यही एरिया है चुना गया था। अब यहां पे क्या ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में एक्सटेंड होता गया। ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट था वो था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और नॉर्थ राजस्थान। राजस्थान में तो सिर्फ गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले ही दो ही डिस्ट्रिक्ट मान के चलिए, है ना। तो इन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट था। अब हरित क्रांति का परिणाम भी ठीक आने लगा। 1978 में 1978 में ग्रीन रिवोल्यूशन है वो अपने ऑब्जेक्ट को, लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ खत्म हुआ और भारत फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। भारत जो है वो खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। ये बहुत बढ़िया बात है और ग्रीन रिवोल्यूशन की ही देन है कि भारत आज फूड ग्रेन प्रोडक्शन में चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसी पहलू के आधार पर अगर बात की जाए तो ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फायदे थे उसकी बजाय कुछ नुकसान भी थे। फायदे थे, उसकी जगह कुछ नुकसान भी थे। एक तो इसने नेचुरल डाइवर्सिटी पे बड़ा अटैक किया, यानी जो जेनेटिक इरोजन है वो हुआ। कहने का मतलब हमारी जो यहाँ की प्राकृतिक जो डाइवर्सिटी थी ना, उसको काफी इसने खत्म किया। दूसरा, केमिकल फार्मिंग भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के साथ ही आई थी। हरित क्रांति के साथ ही भारत में केमिकल फार्मिंग आई थी। आपसे पूछ ले कि भारत में केमिकल फार्मिंग का कारण क्या था, आप बोलोगे ग्रीन रिवोल्यूशन। बिना किसी संकोच के बोलोगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण ही इंडिया के अंदर क्या है, केमिकल फार्मिंग है वो आई। अब जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उसके परिणाम भी दिखे, अच्छे बुरे जो भी दिखे, तो उस समय बहुत सारे फिलोसफर ने यह बात कहना स्टार्ट कर दिया था, भाई ये केमिकल इकोलॉजी को खराब करेंगे, पारिस्थितिकी को खराब करेंगे।
हम जब ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे मेन टारगेट क्या था। मेन टारगेट था फूड ग्रेन, यानी अनाज और दलहन का उत्पादन बढ़ाना। अब इन दोनों में से ज्यादा किस पे ध्यान था? सीरियल पे, अनाज पे था। और सीरियल में सबसे ज्यादा ध्यान किस पे था? सीरियल पे सबसे ज्यादा ध्यान व्हीट पे था, गेहूं पे था, और सेकंड पोजीशन पे राइस पे था। ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले पंजाब में चावल नहीं लगता था, हरियाणा में चावल नहीं लगता था, क्योंकि यहां के लोग गेहूं खाते थे और गेहूं ही लगता था। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद पंजाब और हरियाणा में चावल खाया जाने लगा, सॉरी खाया नहीं, उगाया जाने लगा, उत्पादित किया जाने लगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाने लगा। इसीलिए एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया के अंदर राइस कल्टीवेशन के नॉन कन्वेंशनल एरिया कौन से हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि भारत में चावल उगाने के अपारंपरिक क्षेत्र कौन से? पारंपरिक तो वो है जहां चावल पहले से खाया जा रहा था, जैसे साउथ इंडिया है और साउथ ईस्ट इंडिया, वहां पहले ही लोग चावल उगाते थे। पंजाब हरियाणा में कोई चावल नहीं उगाता था, तो यहां पे बाद में ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में क्या है, चावल उगाया जाने लगा। तो ये नॉन ट्रेडिशनल एरिया है राइस प्रोडक्शन का, यानी अपारंपरिक क्षेत्र है चावल उगाने का, क्योंकि यहां पे लोग खाते नहीं है फिर भी चावल क्या है, उगाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको यही ध्यान रखना है। अब लोगों को ये तो पता लगने लगा भाई, मैं क्या बात कर रहा था, हाँ, किस क्रॉप पे ध्यान दिया गया? सीरियल, और सीरियल में सबसे ज्यादा व्हीट पे, और व्हीट के बाद राइस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। और कौन सा एरिया था जहां पे ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव दिखा? वो था पंजाब। पंजाब में बहुत ज्यादा केमिकल है वो यूज होने लगे। हमारे बीकानेर के अंदर, राजस्थान के अंदर बात करूं तो एक पीबीएम हॉस्पिटल है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ना, गवर्नमेंट की तरफ से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो बठिंडा से एक ट्रेन आती है बीकानेर, बठिंडा से एक बीकानेर ट्रेन आती है, जिस ट्रेन का नाम ही लोगों ने कैंसर ट्रेन रख दिया। आम आदमी उसको कैंसर ट्रेन बोलता है। ये उस केमिकल का इफेक्ट है कि पंजाब से बीकानेर जो ट्रेन आ रही है ना, उस ट्रेन में मोस्ट ऑफ कैंसर के मरीज आते हैं, इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया, कैंसर ट्रेन रख दिया। और ये किसका इफेक्ट है? ये केमिकल फार्मिंग का है, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का परिणाम भी है। अब क्या हुआ 1993 में, 1983 में, 1990 सॉरी 83 नहीं 93 में, 1993 के अंदर भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले महसूस किया कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, कार्बनिक खेती है वो होनी चाहिए। 1993 के अंदर भारत सरकार ने सबसे पहले महसूस किया कि भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए। जैसा 1930 के अंदर 1930 में यूरोप में महसूस किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, वैसा ही भारत में कब महसूस किया गया था? 1993 के अंदर महसूस किया। भारतीय राजनीति में बहुत सारी चीजें लंबे समय तक महसूस की जाती है, यहां भी लंबे समय तक महसूस हुई, कोई नई बात नहीं है। अब क्या है, सन 2000 में 2000 के अंदर 10th 5 ईयर प्लान आया। आजकल तो 5 ईयर प्लान खत्म हो गए भाई, आजकल मोदी का दौर है। तो मोदी जी तो स्मार्ट है और स्मार्ट 3 ईयर स्मार्ट प्लान चला रहे हैं। पहले प्लानिंग कमीशन था जो 1950 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बना था, और 1951 में इस प्लानिंग कमीशन के तहत पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 के अंदर। और 1914 में जाते जाते जो 5 ईयर प्लान है उनको बंद कर दिया गया, और 1 जनवरी 1915 से क्या है, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन की जगह क्या बन गया, नीति आयोग बन गया। नीति आयोग, देखो प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होता था। अब नीति आयोग है वो भी किसकी मतलब चेयरमैनशिप में स्टार्ट हुआ, मोदी जी की, है ना, नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में स्टार्ट हुआ। तो अब नीति आयोग का चेयरमैन कौन होगा? जब तक नीति आयोग है तब तक भाई जाहिर सी बात है पीएम ही होगा, प्रधानमंत्री होगा। कल को कांग्रेस आ जाती है तो कोई हो सकता है नीति आयोग की जगह वापस कोई प्लानिंग कमीशन या कुछ कोई नया आ जाए, लेकिन अभी तो नीति आयोग ही है। बीजेपी वाले कांग्रेस की स्कीम बदल देते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी की बदल देते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ तो अपना करना ही होता है। 2000 के अंदर 10th 5 ईयर प्लान आया, 10वीं पंचवर्षीय योजना है। 10th 5 ईयर प्लान आया, 10वीं पंचवर्षीय योजना है। 10th 5 ईयर प्लान के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्राइमरी एरिया डिक्लेयर किया गया, प्राथमिक क्षेत्र। प्राइमरी एरिया का मतलब क्या समझोगे? देखो भाई ऐसा है, जो भी 5 ईयर प्लान आते थे उनमें ऐसा होता था, ये प्राइमरी एरिया है, ये सेकेंडरी एरिया, ये टेरिटरी। प्राइमरी एरिया पे सबसे ज्यादा काम किया जाता था, फिर सेकेंडरी एरिया पे, और फिर टेरिटरी एरिया पे किया जाता था। तो प्राइमरी एरिया में आ गया तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक फार्मिंग के काम तो होना था। अब क्या है,
लोग पहले से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लग गए थे, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ रही थी? प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ रही थी कि वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तो कर लेते थे, लेकिन मार्केट में उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल पाता था, कोई विशेष बेनिफिट नहीं मिल पाता था। क्यों नहीं मिल पाता था? एक तो लोग है ना वो इतने ज्यादा अवेयर भी कहां थे भाई। आप कहां अवेयर हो? कुछ खाने के लिए लेके आते हैं तो कहां देखते हैं ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है। आप सोचते हैं हेल्थ कुछ नहीं है, हमारी हेल्थ पहले से ही बहुत तगड़ी, भगवान ने हमें बना के तगड़ा भेजा है, और फिर मर जाएंगे तो क्या दिक्कत है? भारतीय संस्कृति में तो ये बोला जाता है कि इंसान 72 लाख बार मरता है, जन्म लेता है, तो आगे बड़े जीवन पड़े हैं, तो हम हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरा, भारत में जो हम रहते हैं हमारी पेइंग कैपेसिटी कम है। इंडियंस की पेइंग कैपेसिटी क्या होती है? कम होती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महंगा होता है, इसलिए पहले डिनाई करना, भाई इसको नहीं खरीदेंगे। हो सकता है शाम को शराब पी ले और इधर उधर के खर्चे लगा दे, कपड़ों पे पैसा लगा दे, लेकिन हेल्थ पे पैसा कहां लगेगा भाई? बुक्स पे पैसा नहीं लगता है, हेल्थ पे पैसा नहीं लगता है ना। और कोई अच्छी कोचिंग के लिए भी हमें 4 बार सोचना पड़ता है कि वो करें ना करें, क्योंकि वो इनपुट्स है। हेल्थ पे अगर पैसा लगाओगे तो वो एक इनपुट्स है जिससे हम स्वस्थ रहेंगे और ज्यादा पैसा कमाएंगे, खुश रहेंगे। दूसरा, पढ़ेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा, जिससे हम पैसे का मल्टीप्लेक्शन करेंगे, है ना। वो कहां जरूरी है जीवन में? जीवन में मस्ती जरूरी है, उस पर पैसा लगा सकते हैं, है ना। लोग घरों में जो प्रोग्राम होते हैं उन पे अंधाधुंध पैसा खर्चते हैं दिखावे के लिए। भाई हमने शादी में इतना पैसा लगाया, हमने मृत्यु भोज पे इतना लगाया, हमने इस फेस्टिवल पे इतना लगाया, ठीक है, हमने इस धार्मिक अनुष्ठान पे इतना पैसा लगाया। वहां पे पैसा, क्योंकि वहां समाज में इज्जत बनती है, इज्जत जरूरी है, हेल्थ कहां जरूरी है, तो वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे कुछ लोग, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार कैसे होंगे? भाई आपने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किया, क्या पता आपने केमिकल डाल के प्रोड्यूस कर दिया हो, क्या पता आपने केमिकल डाल के प्रोड्यूस कर दिया हो। सीधी सी बात है, केमिकल डाल के भी तो प्रोड्यूस कर सकते हो ना, ऑर्गेनिक हो सकता है आपने प्रोड्यूस ही नहीं किया हो। लोग कैसे मानेंगे? तो सबसे पहले हमें इसी बात को सलटना था भाई, इस समस्या को दूर करना था। अब 2000 में तो 10th 5 ईयर प्लान के अंदर 10वीं पंचवर्षीय योजना में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्राइमरी एरिया डिक्लेयर किया गया। 2001 के अंदर एक प्रोग्राम आया जिसका नाम था एनपीओपी। क्या नाम था? एनपीओपी। एनपीओपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम। लिख देता हूं हिंदी में, फिर मैं हिंदी भूल जाता हूं फिर से। राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम। अब देखो, राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये कार्बनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है ये किसके अंडर में आया? ये एपेडा के अंडर में आया। चलो इसको बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं एनपीओपी की पूरी। राष्ट्रीय कार्बनिक उत्पादन कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए आया, और इसने 2001 के अंदर ही अपना लोगो है वो जारी कर दिया। और ये क्या करता था? प्रमाणीकरण का काम करता था, सर्टिफिकेशन का काम करता था। किसका काम करता था? प्रमाणीकरण का, यानी सर्टिफिकेशन का काम करता था। प्रमाणीकरण और सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? जो भाई ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे खेतों में प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे ऑर्गेनिक फसलों को खरीद के उसे प्रोसेस करके कोई प्रोसेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस, मतलब इंडस्ट्री है वो प्रोसेस प्रोडक्ट बना रही है ऑर्गेनिक, उसको भी सर्टिफाइड, खेतों में उत्पादन होने वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को भी सर्टिफाइड करता था, और जो इंडस्ट्रियों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं उसको भी सर्टिफाइड करता था। कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का स्टॉक रख रहा है या इंपोर्ट करके स्टॉक रख रहा है या सेल कर रहा है, उसको भी सर्टिफाइड करने का काम करता था। और बहुत सारे वाइल्ड कलेक्शन है, जंगलों से जो कलेक्शन किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, तो उन्हें भी क्या करता था? ये सर्टिफाइड करने का काम करता था। मतलब इंडिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का जो सर्टिफिकेशन है वो किसने स्टार्ट किया? एनपीओपी के तहत हुआ। एनपीओपी के अंडर में सर्टिफिकेशन स्टार्ट हुआ, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत है वो, इंडिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन है वो स्टार्ट हुआ। अब ये इसने अपना कैसा लोगो जारी किया सर्टिफिकेशन के लिए? भी हम कैसे पहचाने कि एनपीओपी का लोगो कैसा है? ये भाई एनपीओपी का लोगो है, जो आप इधर देख रहे हैं ना, ये एनपीओपी का लोगो है। अगर किसी प्रोडक्ट पे ये लोगो लगा हुआ है, इसका मतलब वो ऑर्गेनिक है, और वास्तव में ही ऑर्गेनिक है।
आजकल ये वास्तव में ही ऑर्गेनिक कोई, क्योंकि कुछ तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन इस वाला जो प्रोडक्ट है ऑलमोस्ट मान लो ऑर्गेनिक है। कारण क्या है, कारण की भी बात करते हैं भी। इस वाले को ही हमने क्यों बोला कि ये ऑर्गेनिक है, बाकी वालों में थोड़ी किंतु परंतु हो सकती है। देखो, जो एनपीओपी प्रोग्राम है ना, वो किसके अंडर में आया, एपिडा के अंडर, एपिडा के अंडर में। अब एपिडा क्या है, एपिडा एक्ट आया था अगर आपको पता हो तो 1985 में, 1985 में एपिडा एक्ट आया था। एपिडा अधिनियम कब आया था, 1985 में, 1985 में। एपिडा की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। पूरा नाम ढंग से याद कर लेना, पूरा नाम क्या होता है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और तो नहीं हो रहे ना आप लोग, चलिए। तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक्ट कब आया था, 1985 में आया था, 1985 के अंदर आया था, 1985 में, 1985 में आया। इस एक्ट के तहत एपिडा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 13 फरवरी 1986 को हुई थी। 13 फरवरी 1986 को क्या है, एपिडा की स्थापना हुई। एपिडा किस उद्देश्य से बना था, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि तथा जो संबंधित क्षेत्र है, एग्रीकल्चर और जो एलाइड सेक्टर है, कृषि और कृषि से जो भी संबंधित क्षेत्र है, उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, चाहे वो उनका फ्रेश प्रोडक्ट है चाहे उनका प्रोसेस प्रोडक्ट है, उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लेखा जोखा रखता है। एपिडा का मेन जो फंक्शन है वो यही है ना, क्या है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों का जो आयात निर्यात है उसका लेखा जोखा रखता है, और एग्रीकल्चर के इंपोर्ट को मिनिमाइज करता है और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। वे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जिससे नेशनल इकोनॉमी है वो इंप्रूव होगी, राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होगा। ये कोशिश कर रहा है कि एक्सपोर्ट तो बढ़े और इंपोर्ट है वो घटे, ये इसलिए काम करता है। इसीलिए एपेडा की क्या है, स्थापना हुई थी, इसलिए एपेडा की स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, अब देखो भाई आगे क्या हुआ। जो एनपीओपी प्रोग्राम आया था वो किसको दिया गया, एपेडा को दिया गया, एपिडा के अंडर में आया। ये आप जो एक मैं बात करूं कि जो एनपीओपी है वो किस तरह से फंक्शनिंग करता है, तो एपिडा के अंदर आया एनपीओपी। और एपिडा किसके अंडर में काम करता है, एपिडा अंडर में काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। अब कई बार सीधा सा क्वेश्चन आ जाए, सीधा सा क्वेश्चन ये आ जाए कि एनपीओपी प्रोग्राम जो है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में स्टार्ट हुआ, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में स्टार्ट हुआ, यानी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, क्योंकि ये प्रोग्राम एपिडा के द्वारा स्टार्ट किया गया। और एपिडा किसके अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस के सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में काम करती है, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, एनपीओपी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, और इसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, एपिडा। ये एपिडा को एक काम दिया गया। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब एनपीओपी जो है ये सर्टिफिकेशन करने लगा, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि हर एक स्टेट के, हर एक डिस्ट्रिक्ट के, हर एक तहसील में, ब्लॉक में जाके काम करना मुश्किल है। तो इसने हर एक स्टेट की लोकल किसी न किसी एजेंसी के साथ क्या किया, कोलैबोरेशन किया। मतलब हर एक कोई राज्य की कोई भी एजेंसी है उसके साथ इसने कोलैबोरेशन किया। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जैसे राजस्थान में बात करूं, राजस्थान में एक एजेंसी है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, राजस्थान स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी जो है। अब उसके साथ इसने कोलैबोरेशन कर लिया, भाई तू बीज का प्रमाणीकरण कर रही है, साथ साथ में क्या है, ऑर्गेनिक फूड का प्रमाणीकरण कर दे, है ना, टेक्निकली हेल्प हम देंगे। तो अब जो राजस्थान स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो हो गई राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन एजेंसी होगी। तो इस तरह से कोई ना कोई स्टेट की एजेंसी को इसने क्या कर लिया, हायर कर लिया। किसी न किसी स्टेट की जो एजेंसी है उसको इसने क्या कर लिया, हायर कर लिया, और सर्टिफिकेशन का काम।
अब सर्टिफिकेशन किन किन का करता है, मैंने कहा अपने एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है, खेत का प्रोड्यूस है, उसको भी सर्टिफाइड करता है। वाइल्ड कलेक्शन, जंगली कलेक्शन है, उसको भी सर्टिफाइड करता है। और उसके अलावा मैं बात करूं तो कोई स्टॉक है तो उसको भी सर्टिफाइड करता है, जो मतलब इंपोर्ट किया गया चाहे लोकल का ही कलेक्शन है। और उसके अलावा कोई इंडस्ट्री है जो ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल खरीदती है, कार्बनिक कच्चा माल खरीदती है और उससे प्रोसेस फूड है वो तैयार करती है। एपिडा 1986 याद रखना है, ठीक है, फरवरी 1986 याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए, कहीं पे दिया हुआ है 85 तो उसको करेक्ट कर लीजिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो इंडस्ट्री भी कोई प्रोसेस प्रोडक्ट तैयार कर रही है तो उसको भी सर्टिफाइड करता है। अब एनपीओपी धीरे धीरे रेपोटेटेड बनती गई। रेपोटेशन का मतलब क्या है, आसपास के जितने भी देश है जिनके साथ इंडिया ट्रेड करता है, इंडिया बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड करता है ना, तो लगभग 200 देशों के आसपास इंडिया का ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया का जो विदेशों के साथ रिश्ता है वो अच्छा ही है, किसी के साथ बुरा नहीं है ना, भारत किसी के बारे में बुरा सोचता ही नहीं। तो अब क्या है कि जितने भी देशों के साथ ट्रेड होता है उन सब के साथ ये हो गया कि अगर मैं सर्टिफाइड कर देता हूं किसी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक के रूप में, तो आपके देश में वो प्रोडक्ट आने के बाद सर्टिफिकेशन की नीड न पड़े। क्योंकि अब इंडियन कोई फार्मर है, वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहा है, वो इंडिया में तो सर्टिफाइड करवा लेगा, लेकिन वहां जाके कैसे सर्टिफाइड करवाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो अब एनपीओपी से जो सर्टिफाइड हो गया ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनिक ही माना जाएगा। जांच होगी, पड़ताल होगी कि वास्तव में ऑर्गेनिक है या नहीं है, वो तो इंडिया में भी होती, लेकिन माना उसे ऑर्गेनिक ही जाएगा, हमें किसी दूसरे देश में जाकर उसे फिर से सर्टिफाइड करवाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही उन देशों की भी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो सर्टिफाइड कर देती है, तो वो इंडिया में आके क्या है, ऑर्गेनिक ही माना जाता है। तो एनपीओपी स्टार्ट हुआ। अब एनपीओपी मैंने कहा कि रेपुटेटेड होता गया। अब भाई क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर ले दे के भी कोई चीजें सर्टिफिकेशन करवाना ही पड़ता है ना, भी ऐसे तो भारत में कैसे काम चलेगा। भारत वाले, मैंने कहा ना, कार्बनिक उत्पाद पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। वो कहते हैं हेल्थ का क्या, हेल्थ तो फिर बन जाएगी, पैसा थोड़ी खर्च देंगे हम खाने पे ज्यादा। वही बात है, शाम को शराबी जब शराब लेने जाता है तो ज्यादा पैसे की कैलकुलेशन नहीं करता है। सिगरेट लेने जाता है तो 8 रुपए 9 रुपए लगते, तो बोलता है कोई बात नहीं, 1 रुपया बाद में कर लेंगे। वहीं प्याज लेने जाता है, उससे मांग लेते हैं कि 10 रुपए किलो है, तो बोलेगा 5 किलो ले लूंगा अगर 8 के भाव दे तो वहां वो 2 रुपए का हिसाब कर लेता है। तो असेंशियल कमोडिटी है, जो जरूरी है हमारे लिए, मूलभूत आवश्यकताओं की है, उस पे तो वो 1-1 रुपए की कैलकुलेशन करेगा। और जो शौक की चीजें, फोंड की चीजें, उन पे कोई 1 रुपए की कैलकुलेशन नहीं करता है। अब भारत के अंदर सर्टिफिकेशन आसानी से हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग को और बढ़ाया जाए, इसके लिए एक और एजेंसी आई जिसका नाम था पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया, जिसको हम पीजीएस इंडिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पीजीएस इंडिया। अब देखो, जो पीजीएस इंडिया है, पीजीएस इंडिया है, ये कब आया? 2011 में। ये भी एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, पीजीएस इंडिया। ये कब आई थी? 2011 के अंदर आई थी। पीजीएस इंडिया 2011 के अंदर आई, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया 2011 में। ये किसके अंडर में था? ये था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में। ध्यान रखना, पीजीएस इंडिया 2011 में आया। ये किसके अंडर में था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत था। लेकिन अगर ये सर्टिफाइड करता है तो वो सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे ही सर्टिफाइड माना जाएगा, यानी अपने देश के स्तर पर इसे क्या माना जाएगा? सर्टिफाइड माना जाएगा। इसे इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफाइड नहीं माना जाएगा। मान लो ये बात है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है वो पीजीएस इंडिया से सर्टिफाइड करवा रखा है, तो आपका प्रोडक्ट भारत में धड़ाले से कार्बनिक के रूप में बिकेगा, लेकिन आप इसे एक्सपोर्ट करोगे तो वहां इसे कोई कार्बनिक नहीं मानेगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? एनपीओपी से सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा। और अगर एनपीओपी से सर्टिफाइड करवा रखा है, चाहे आप इसको भारत में बेचो चाहे विदेश में बेचो, वो कैसा माना जाएगा? ऑर्गेनिक ही माना जाएगा। तो अब देखो भाई, पीजीएस इंडिया का सर्टिफिकेशन लोगो ऐसा होता है, ये लगा हुआ है तो समझ लो पीजीएस इंडिया ने क्या किया है? इसको सर्टिफाइड किया। इसमें कोई किंतु परंतु हो सकती है ना, क्योंकि बीच में जुगाड़ तो चलता ही है, तो वहां पे ये हो सकता है। और मेरा मानना है कि ऑर्गेनिक खाना है तो खुद को उगाना पड़ेगा।
अगर ऑर्गेनिक खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को उगाना पड़ेगा। यही तरीका है ऑर्गेनिक खाने का। बाजार में बिकने वाला ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो कोई जरूरी नहीं होता है। आप भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जानते हैं, बहुत सारे काम वास्तविकता में करवाए जाए तो बहुत समय लगता है ना, शॉर्टकट में करवाए जाए, है ना, शॉर्टकट में करवाए जाए तो बहुत तेजी से हो जाते हैं। अब वो शॉर्टकट क्या होता है आप लोग जानते हो। अब देखो एक चीज और, थर्ड चीज और बता देता हूं मैं आपको, आपके काम आएगी। अगर आप अपनी रेपुटेशन पे, अपने नॉन कस्टमर को, अपने जानकार ग्राहकों को, आप अपने रेपुटेशन पे आप अपने जानकार ग्राहकों को कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको सर्टिफाइड करवाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अपने खेत में क्या गेहूं लगा रखा है, 10 बीघा, 20 बीघा, 30 बीघा, जितना भी है आपकी जमीन है, आप उस गेहूं को खुला बेच रहे हैं, है ना। आपके जानकार लोग आ रहे हैं, वो आपसे गेहूं खरीद रहे हैं, मार्केट में 23-24 रुपए है और आप उन्हें 40 बेच रहे हैं, 45 बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक का पैसा वसूल कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो हमेशा ही क्या होता है, महंगा होता है, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए क्या है, अच्छा है। तो उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं होगी और कोई मतलब क्या है, आपको रोक नहीं सकता कि बिना प्रमाणीकरण क्यों बेच रहे हो, क्योंकि आप अननोन कस्टमर को नहीं बेच रहे हैं, आपकी रेपुटेशन से बिक रहा है, ना ही आप उसकी पैकिंग कर रहे हैं और ना ही बड़े लेवल पे उसे कॉर्पोरेट सेक्टर पे लागू कर रहे हैं। तो उसके लिए कोई प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। विकल्प को आप अपने खेत में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर दें और बड़े छोटे लेवल पे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टार्ट करें। और आपको लगता है क्या आ रहा है, हमें भी यहाँ सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, आप अपनी जानकारी से बेच रहे हैं, है ना, आप अपनी रेपुटेशन से बेच रहे हैं, तो उसके सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम बात कर रहे थे पीजीएस इंडिया है वो आया 2011 में, किसके अंडर में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आया। अब देखो अपने इंपोर्टेंट और भी डिस्कस करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा FSSA, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया था, 2006 में। क्या ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कुछ नहीं है भाई, ये है जितने भी पुराने एक्ट ऑर्डर लॉ थे, फूड से संबंधित जितने भी पुराने एक्ट ऑर्डर लॉ थे, उन सबको एक ही मंच पे लाया गया। पहले जैसे अब ये था, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर अलग था, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर अलग था, मीट एंड मीट प्रोडक्ट ऑर्डर अलग था, एडिबल ऑयल कंट्रोल ऑर्डर अलग था। तो इन सबको क्या किया गया, एक साथ लाया गया, ताकि इफेक्टिवली, प्रभावी रूप से काम किया जा सके और इनका जो काम है वो बड़े ढंग से किया जा सके। इसलिए इन सबको मिला के एक ही एक्ट बना दिया गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ने अपनी गाइडलाइन जारी की, वो गाइडलाइन जारी की थी 2011 के अंदर। उस गाइडलाइन को क्या बोला गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज कोई भी फूड प्रोड्यूस है, चाहे आप बेच रहे हैं चाहे आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो एफएसएसएआई का लाइसेंस भी चाहिए और उसका प्रमाणीकरण भी चाहिए। आज आप बाजार में डेयरी भी करते हैं तो एफएसएसएआई का लाइसेंस होना जरूरी है। कोई भी फूड अगर आप बेच रहे हैं, खाने योग्य भोजन बेच रहे हैं, तो एफएसएसएआई के लाइसेंस की जरूरत है भाई, सीधी सी बात। हलवाई की दुकान भी आपने छोटी सी कर ली तो आपको एफएसएसएआई के लाइसेंस की जरूरत होती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और कोई भी आप चिप्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई हेल्दी फूड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, हेल्दी खाना तो हमने छोड़ ही दिया है, हम तो बाजार वाला खाते हैं जो जंक है। तो अब जनरली क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन जरूरी है। तो अब जो एफएसएसए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया, उसकी गाइडलाइन जो आई थी वो 2011 में, उसे हमने बोला फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2011। अब मोस्ट ऑफ जो रेगुलेशन आए ना इसके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के जो मोस्ट ऑफ रेगुलेशन आए थे वो 2011 में आए थे, क्योंकि पूरी गाइडलाइन तैयार होके आई। आप इसकी पीडीएफ देखोगे तो बहुत सारे, जैसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल ऑर्डर, है ना, इसी तरह से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव्स कंट्रोल ऑर्डर,
ऐसे करके बहुत सारी गाइडलाइन है, मोस्ट ऑफ गाइडलाइन 2011 में आई। कल को कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो ये आपका आ गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग कंट्रोल ऑर्डर्स, तो आपसे पूछ लिया ये कब आया था, तो मोस्ट ऑफ 2011 में आए थे। कब आए थे? 2011 में। मोस्ट ऑफ गाइडलाइन है वो कब आई? 2011 में। लेकिन ऑर्गेनिक फूड के लिए कब आई? ऑर्गेनिक फूड के लिए 2017 में आई थी। ऑर्गेनिक फूड के लिए कब आई थी? 2017 के अंदर आई थी। एफएसएसएआई तो आपका आया 2011 में। और मोस्ट ऑफ जो मैंने कहा ना कंट्रोल रेगुलेशंस आए थे, आगे कुछ भी लिख दे, किसी चीज का कंट्रोल रेगुलेशन लिख दे तो आप बोलेंगे कंट्रोल रेगुलेशन मोस्ट ऑफ कब आए थे? 2011 में आए थे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का ध्यान रखना, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर कब आया? ये 2017 में आया। ये कब आया था? 2017 के अंदर आया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो एफएसएसएआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ये लोगो आपने देख रखा होगा, इसे रंगीन सा लोगो होता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2017 के अंदर, दिसंबर 2017 के अंदर जैविक भारत लोगो लॉन्च किया। जैविक भारत कब आपसे पूछ ले कि कब आया, तो आप बोलोगे जैविक भारत है वो कब आया था? दिसंबर 2017 के अंदर आया। जैविक भारत जो है वो कब आया? दिसंबर 2017 के अंदर आया था। ये लोगो इसने लॉन्च किया, बड़ा सुंदर सा लोगो है ये, और इसके हर एक चीज का मतलब है, हर एक इसके अंदर जो भी आप कंपोनेंट्स देख रहे हैं इनका अपने मायने हैं। तो आपसे पूछ ले जैविक भारत कौन लेके आया? एफएसएसएआई लेके आया। कब लेके आया? दिसंबर 2017 के अंदर लेके आया था। अच्छे से आप लोगों को इस बात को याद रखना है। अब इसने जो अपना लोगो जारी किया था, इस लोगो में देखो, एक तो आपको ये जनरली क्या है, सर्किल देखने को मिल रहा है, एक आपको टिक मार्क देखने को मिल रहा है, ठीक है, एक इसका रंग कैसा दिख रहा है? हरा दिख रहा है, एक ये आपको हरी पत्ती भी देखने को मिल रही है, ग्रीन लीफ है वो भी आपको देखने को मिल रही है। तो इन सब का अर्थ क्या है? इन सब का अर्थ क्या है? सबसे पहले तो ये सर्किल है, इसका मतलब है कि हम होलास्टिक वेलनेस चाहते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, यानी पूरे विश्व में हम होलास्टिक वेलनेस चाहते हैं, यानी संपूर्ण मतलब कल्याण चाहते हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहते हैं। भी भोजन अच्छा मिले उन्हें, है ना, कार्बनिक भोजन मिले जिससे पूरे संपूर्ण जो विश्व है उसका कल्याण हो सके। देखो सर्किल रिप्रेजेंट होलास्टिक वेलनेस एट ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म वाइल सिंबलाइज ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, पूरे विश्व को कार्बनिक फूड के जरिए क्या है? होलास्टिक वेलनेस मिले। इस सर्किल का मीन्स तो ये है। अब हम बात करें, यहां पे आपको एक हरी पत्ती भी देखने को मिल रही है, इसका मतलब है नेचर। नेचर से जुड़ के रहिए भाई, और ये फूड नेचर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये ग्रीन कलर क्यों चुना गया? ये भाई इन्वायरमेंट के लिए चुना, इन्वायरमेंट हेल्दी रहे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जब आप ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करेंगे तो सस्टेन रहेगा एग्रीकल्चर, यानी टिकाऊ खेती होगी। खेती कब बिगड़ती है, यानी खेती कब खराब होती है? जब इकोसिस्टम खराब होता है। और इकोसिस्टम कब खराब होता है? जब आप केमिकल फार्मिंग करते हैं और डाइवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तब अपनी सस्टेनेबिलिटी, टिकाऊपन है वो खत्म हो जाता है। तो ग्रीन कलर इन्वायरमेंट को दिखा रहा है ना, इन्वायरमेंट को प्रदर्शित कर रहा है। ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी है और हेल्दी भी है ना, एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी है और हेल्दी लाइफ भी है, यानी टिकाऊ खेती और स्वस्थ जीवन। ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टिकाऊ खेती और स्वस्थ जीवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी और हेल्दी लाइफ, यानी इन्वायरमेंट के वेलनेस को रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर, सीधी सी बात है। और ये टिक मार्क ऑर्गेनिक फूड है भाई, ऑर्गेनिक फूड है। टिक मार्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्गेनिक फूड है, इस चीज को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लोगो का मीन्स ये है। अब देखो भाई, चाहे एनपीओपी प्रमाणीकृत कर दे, चाहे पीजीएस इंडिया कर दे, साथ साथ में आपको एफएसएसएआई का प्रमाणीकरण तो चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा इंडिया में फूड बिक ही नहीं सकता है जो एफएसएसएआई से सर्टिफाइड न हो। तो अब ऑर्गेनिक फूड का एफएसएसएआई कब से सर्टिफिकेशन स्टार्ट किया भाई?
2017 से, दिसंबर 2017 से। और कौन से लोगों के साथ? जैविक भारत के लोगों के साथ। चाहे वो प्रमाणीकरण किसी भी एजेंसी से हुआ है, लेकिन साथ में जैविक भारत का लोगो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात होगी जैविक भारत की। तो उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम कुछ और भी बातें करेंगे जो मजेदार भी है और अच्छी भी है। इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन एक्ट आया था। कब आया था? 1990 में। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन एक्ट आया था 1990 के अंदर, 1990 के अंदर। कार्बनिक खाद्य पदार्थ उत्पादन अधिनियम 1990 में आया था। यह इंटरनेशनल एक्ट था। इसमें यह बोला गया कि जो कंट्री, जो स्टेट, जो जियोग्राफिकल एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, कार्बनिक खेती करेगा, उसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? फाइनेंशियली सपोर्ट है वो किया जाएगा। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन एक्ट 1990, 1990 में आया था। इंटरनेशनल एक्ट था। इंडिया में इसे सबसे पहले एक्सेप्ट किया था सिक्किम ने। कब किया था? 2003 में। किसने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया था? सिक्किम ने किया। अब सिक्किम को मदद होने लगी और सिक्किम ने अपने प्रयासों से 18 जनवरी 2016 को सिद्ध कर दिया। और 18 जनवरी 2016 को इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम बन। इंडिया में सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कौन सा हुआ? सिक्किम हुआ। कब डिक्लेयर हुआ? 18 जनवरी 2016 को। इंडिया के अंदर सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किसको किया गया? सिक्किम को किया गया 18 जनवरी 2016। और आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ ले कि ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन एक्ट 1990 जो है, इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया था? सिक्किम ने ही किया था, भारत के अंदर 2003 के अंदर किया था। कब किया था? 2003 के अंदर किया था। क्लियर है ये? अब सिक्किम में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, सॉरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग तो लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन कम आता है शुरू में। क्योंकि पहली बात तो क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसका नॉलेज भी नहीं होता, इस वजह से भी प्रोडक्शन कम आता है। पहले से केमिकल फार्मिंग कर रहे हो, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करते हो, तो एक बार प्रोडक्टिविटी डाउन होती है और फिर क्या आ जाती है? मतलब फिर इंक्रीज होती है, फिर बढ़ जाती है। तो अब वहां की प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसलिए लोगों को ट्रेनिंग में मदद मिले, गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम्स है उनकी मदद मिले, उनकी सपोर्ट्स मिले। और जो फार्मर इसमें नया उतरना चाहते हैं, जो फार्मर इसमें नया उतरना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग के जरिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है सिखाया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो नई टेक्नोलॉजी है वो उन लोगों को बताई जाए। तो उनकी मदद के लिए फरवरी 2016 के अंदर, फरवरी 2016 के अंदर बनाया गया NOFRI। क्या बनाया गया था? NOFRI बनाया गया, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट गंगटोक सिक्किम के अंदर कब स्टैब्लिश हुआ? फरवरी 2016 में हुआ। नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट फरवरी 2016 के अंदर बना था। कब बना था? फरवरी 2016 के अंदर बना था, यह आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात करें तो भारत में दूसरा ऑर्गेनिक स्टेट उत्तराखंड को अप्रैल 2019 में डिक्लेयर किया गया। अप्रैल 2019 के अंदर डिक्लेयर किया गया। ठीक है, यह दूसरा ऑर्गेनिक स्टेट था। लेकिन उत्तराखंड उतना कामयाब ऑर्गेनिक स्टेट नहीं जितना सिक्किम है। हालांकि सिक्किम बहुत छोटा है, ऑर्गेनिक फार्म, और ऊपर से पहाड़ी एरिया, बहुत सारा तो कल्टीवेटेड लैंड ही नहीं है। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करना क्या था? आसान था। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट करना क्या था? आसान था। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आसानी से, अब कल को पंजाब को बोल दें, हरियाणा को बोल दें, उत्तर प्रदेश को बोल दें कि यहां ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो किसानों को दे दे। भाई यहां पे बहुत सारा कल्टीवेटेड एरिया है, लोग केमिकल के आदी हो चुके हैं, जल्दी से कन्वर्ट नहीं होंगे। और कोई स्टेट अगर ये चाहेगा कि मैं रातों रात पूरे स्टेट को ही ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दूं, तो वो श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे। श्रीलंका ने खुद को ऑर्गेनिक कंट्री डिक्लेयर करने के चक्कर में क्या है, रातों रात केमिकल बंद कर दिया। तो वहां प्रोडक्टिविटी इतनी गिरी कि एक तरह से क्या हो गया, मतलब भुखमरी जैसी स्थिति आ गई, है ना। मतलब हालात क्या हो गए, बुरे हो गए।
अब देखो कुछ और अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित इंस्टीट्यूट है, उनकी अपने बात करते हैं। देखो, अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो एरिया है वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया का ही है। प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा किसका है, ऑस्ट्रेलिया का ही है। तो ऑस्ट्रेलिया को ऑर्गेनिक कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मर है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो इंडिया के अंदर है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो कहां पर है, इंडिया के अंदर है। विश्व में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब एरिया तो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वहां की लैंड होल्डिंग ज्यादा है ना भाई लोगों के पास। भारत में तो छोटे छोटे किसान है। भारत में एक फार्मर के पास एवरेज कितना लैंड होल्डिंग आता है, एक किसान को औसत कृषि जोत कितना आता है, 1.08 हेक्टर आता है, जो अपने आप में क्या है, बहुत छोटा है। तो फार्मर में तो इंडिया पहले नंबर पे है, लेकिन जो प्रोडक्शन और एरिया है वो सबसे ज्यादा कहां का है, ऑस्ट्रेलिया का है। अब देखो भाई, हमने सिक्किम की बात कर ली थी क्योंकि 90 वाले एक्ट की बात कर रहे थे। लेकिन देखो, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हुआ है ना, और 2001 में उस पर जोर भी दिया जाने लगा, एनपीओपी भी आया, उसने भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया। अब किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में रिसर्च करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक्सटेंशन प्रोग्राम लाने के लिए, और जो भी ऑर्गेनिक इनपुट्स है उनकी क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए, जो भी ऑर्गेनिक इनपुट्स है उनकी क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए, जो भी इनपुट है, जैसे बायोपेस्टिसाइड है, बायो फर्टिलाइजर है, कंपनियां जाहिर सी बात है कि बना बना के बेच के वो तो अपने कमाई पे ध्यान देगी, लेकिन वास्तव में उनकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, उसकी जांच के लिए बनाया गया नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहां बनाया गया था, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, 2004 में। कहां बनाया गया था, एनसीओ अप, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेशनल सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कब बना था, 2004 में बना था। आजकल तो इसका नाम चेंज हो गया है भाई, है ना। आजकल इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या नाम चेंज हो गया इसका, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। अब इसका नाम क्या हो गया, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। स्थापना वर्ष तो वही लिखेंगे, लेकिन नाम अब इसका चेंज हो गया। पहले ये एनसीओ था, अब क्या हो गया, एनसीओएनएफ हो गया, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। है कहां पर, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है। भारत में यह प्रयास किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएगी। और जो कहां पे की जाएगी, सबसे पहले ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो स्टैब्लिश की जाएगी सबसे पहले बड़ौदा गुजरात के अंदर। तो देश के अंदर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो सबसे पहले स्टैब्लिश की जाएगी बड़ौदा गुजरात के अंदर। हालांकि अभी स्टैब्लिश नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है इसके अंदर, लेकिन ये है कि सबसे पहले जो स्टैब्लिश की जाएगी वो कहां पर की जाएगी, सबसे पहले जो स्टैब्लिश की जाएगी वो की जाएगी आपकी बड़ौदा गुजरात के अंदर। अब पहले मैं कुछ डेटा की बात कर लेता हूं, फिर मैं बात करूंगा कि जो सर्टिफिकेशन है वो कैसे करवाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं। देखो भाई, मैंने कहा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहा है एरिया और प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया का है। इंडिया की जो स्थिति है अभी कौन सी है, 4th पोजीशन है। भारत की स्थिति है वो 4th पोजीशन है प्रोडक्शन के मामले में, उत्पादन के मामले में। फार्मर तो सबसे ज्यादा है, फार्मर तो क्या है, सबसे ज्यादा, यानी ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर तो क्या है, सबसे ज्यादा है। और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनका कंजप्शन सबसे ज्यादा कौन सा देश कर रहा है, कार्बनिक उत्पादों का जो उपभोग है वो सबसे ज्यादा कौन सा देश कर रहा है, वो स्विट्जरलैंड कर रहा है। कार्बनिक उत्पादों का जो उपभोग है वो सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, स्विट्जरलैंड कर रहा है। इनके पास बहुत पैसा भाई, पेइंग कैपेसिटी बहुत है इनके पास, पैसा बहुत है इनके पास, पेइंग कैपेसिटी बहुत है, तो जाहिर सी बात है ये सबसे ज्यादा कंजप्शन है वो करेंगे। इंडिया से जो ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट हो रहे हैं, कार्बनिक उत्पाद जो निर्यात हो रहे हैं, भारत का मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड है ना वो एक्सपोर्ट ही होता है, इंडिया में कम ही बिकता है, कोई वही पेइंग कैपेसिटी कम है। तो भारत में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होने वाला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो प्रोसेस फूड है, यानी प्रोसेस करके फिर उसको क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट है वो किया जा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी ऑर्गेनिक कमोडिटी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है,
भारत में ऑर्गेनिक कमोडिटी सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस हो रही है वो फाइबर प्रोड्यूस हो रहा है। कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? फाइबर। और भारत के अंदर पहला ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम था, दूसरा उत्तराखंड था, और अब तीसरा कौन सा बना दिया है? मेघालय है, वो बना दिया गया। मेघालय है, वो बना दिया गया है। अब हम बात करें ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंडिया में एरिया कितना है। देखो दो तरह का एरिया है, एक तो कल्टीवेटेड होता है, यानी जो खेतों में आप कार्बनिक फसलें लगा रहे हैं वो होता है, और दूसरा वाइल्ड कलेक्शन भी तो है। बहुत सारे जो आदिवासी हैं वो जंगली कलेक्शन पर निर्भर रहते हैं, तो वो एरिया। लेकिन जो वाइल्ड कलेक्शन होगा वहां प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, वहां मतलब स्पेशली ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करने के ऑब्जेक्ट से जंगल नहीं लगा हुआ। जंगल तो भाई सीधी सी बात है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी है, और वहां रहने वाले लोग उससे क्या है, अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कलेक्शन है वो कर लेते हैं। तो प्रोडक्टिविटी वाइल्ड की बहुत कम होती है, न के बराबर। अब देखो जो कल्टीवेटेड एरिया है वो कितना है, जो ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो गया और कन्वर्ट होने वाला है, एरिया कितना है? ये एरिया है 47,26,714 हेक्टर। और वाइल्ड हार्वेस्ट कलेक्शन एरिया कितना, जंगलों से कितने एरिया से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है वो कलेक्ट किए जाते हैं? ये 43,93,151 हेक्टर से कलेक्ट किए जाते हैं। कल्टीवेटेड और वाइल्ड कलेक्शन वाला दोनों का एरिया जोड़ लें तो ये लगभग 91,19,865 हेक्टर है। लेकिन जो वाइल्ड कलेक्शन वाला है वहां से प्रोडक्शन बहुत कम आएगा। अब देखो हम बात करें प्रोडक्शन, देखो भाई जो फार्म प्रोडक्शन हो रहा है, कल्टीवेटेड एरिया से प्रोडक्शन हो रहा है वो तो हो रहा है 34,10,195 मेट्रिक टन हो रहा है। लेकिन वाइल्ड हार्वेस्ट जो कलेक्शन है या वाइल्ड कलेक्शन है, जंगली कलेक्शन है, वहां सिर्फ और सिर्फ 20,540 मेट्रिक टन है वो प्रोडक्शन हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन देखें तो 34,30,735 मेट्रिक टन है वो प्रोडक्शन है वो हो रहा है। अब बात है कि कौन सा स्टेट है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस के अंडर में सबसे ज्यादा है? पहले नंबर पे जो ऑर्गेनिक, मतलब अभी उनका जो प्रोडक्शन है या उनका खेत है वो ऑर्गेनिक डिक्लेयर नहीं किया गया, उनको सर्टिफाइड नहीं किया, अंडर प्रोसेस में, यानी आने वाले समय में तो ऑर्गेनिक वाले एरिया में कन्वर्ट होंगे, इस बात में कोई डाउट ही नहीं है। उनका खेत है वो ऑर्गेनिक खेत होगा, यानी उनके प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक के ही कंसिडर्ड होंगे। कि मतलब कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है? तो सबसे ज्यादा चल रही है छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ क्या है, ऑर्गेनिक की तरफ बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है। दूसरा नंबर है जी मध्य प्रदेश का, तीसरा है महाराष्ट्र का, और चौथा किसका है? राजस्थान का है। लेकिन एक्चुअल में अभी अगर अपने देखें हाईएस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का एरिया जो सर्टिफाइड हो चुका है, जो पहले से ही सर्टिफाइड हो चुका है, तो वो कौन से स्टेट का ज्यादा है? आपसे ही पूछे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा एरिया कौन से स्टेट का है, तो एरिया पूछे तो आपको जो पहले से ही क्या है, सर्टिफाइड हो चुका है, जो कन्वर्ट हो चुका है, उसी को आप कंसीडर करेंगे। आपसे पूछ ले ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में, तो आप मध्य प्रदेश बोलोगे। लेकिन अंडर प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा एरिया किसका है? छत्तीसगढ़ का। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरे नंबर पे एरिया महाराष्ट्र का है, तीसरे पे गुजरात का है, चौथे पे राजस्थान का, और पांचवें पे उड़ीसा का है। ये तो एरिया की बात थी। वहीं प्रोडक्शन की बात करें तो देखो भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में हो रहा है, और तीसरे नंबर पे राजस्थान में हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद राजस्थान में। और कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है? तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? मध्य प्रदेश ही कर रहा है। एरिया भी मध्य प्रदेश का ज्यादा, प्रोडक्शन भी मध्य प्रदेश का ज्यादा, और एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश है वो सबसे ज्यादा कर रहा है। चलिए क्लियर है यहां पे? तो ये थोड़ा सा डेटा का सिनेरियो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें हाईएस्ट एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है यूएस से, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस सबसे ज्यादा यूएस से एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, कोई पर्टिकुलर यूरोपियन देश नहीं, पूरी यूनियन मिलकर। और कनाडा का कौन सा नंबर है? तीसरा नंबर है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब हम एक इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 1972 में 1972 में बोन जर्मनी के अंदर एक फेडरेशन बनी। 1972 1972 के अंदर एक फेडरेशन बनी जिसका नाम था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जिसको आई फॉर्म बोलते हैं।
कहां बनी भाई? ये बोन जर्मनी में बनी। बोन जर्मनी के अंदर बनी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, जिसको आईफॉर्म बोलते हैं। आईफॉर्म का ऑब्जेक्ट क्या था? आईफॉर्म का ऑब्जेक्ट था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाया जाए, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, लोगों में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की अवेयरनेस है वो लाई जाए। तो इसके लिए इसने 4 प्रिंसिपल दिए थे। जो प्रिंसिपल है बड़े कमाल के, लेकिन हमें इनको डिटेल से जानने की तो आवश्यकता है नहीं। बड़े कमाल के प्रिंसिपल है लेकिन डिटेल से नहीं, क्योंकि डिटेल से अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं टच कर लेता है इनको। द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य का सिद्धांत क्या है? हमें इस पूरे अर्थ को हेल्दी रखना है। हेल्दी रखना है ये तब सोचेंगे, तभी तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करेंगे, तभी तो हम केमिकल नहीं डालेंगे भी। अगर हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लें कि पूरी अर्थ है वो हेल्दी रहे, तभी हम केमिकल का पीछा छोड़ सकते हैं। हम ये सोचें कि सिर्फ हम हेल्दी रहे तो हम हमारे लिए उगा सकते हैं, बाकी को लोग को तो केमिकली खिलाएंगे, है ना। कल को वो केमिकल हमारे पास ही घूम फिर के आ जाएगा। गेहूं हमने उगा लिया, कार्बनिक उगाया, हमने कार्बनिक खा लिया, लेकिन कल को हमारा गेहूं बेचा गया था, उसी की बेकरी बन के हमारे घर में बिस्कुट के रूप में आ गई, तो हमने क्या किया? जो देखो, जितना पढ़ाया जाता है उतना बुक में नहीं लिखा जाता, ग्रंथ बन जाएंगे, घबरा जाओगे उससे। इसीलिए क्लासों की इंपॉर्टेंस होती है, उसको छोड़ो, ध्यान दो। देखो, हम ये सोचेंगे कि पूरा वर्ल्ड है वो हेल्दी रहे, तभी तो क्या होगा? ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर पाएंगे। हम सोचे हम हेल्दी रहे, तो मैंने कहा ना बिस्कुट वापस घूम के आ जाएगा, केमिकल खाना पड़ जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का सिद्धांत, पारिस्थितिकी संतुलित रहे। अब देखो, पारिस्थितिकी संतुलन पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, जब हम 11th-12th में इकोलॉजी पढ़ते थे, पढ़ते तो क्या थे? देखते थे बस। हम पढ़ते थे कि ग्रास, घास, यहां पे वो मतलब प्रोड्यूसर की बात हो रही होती है, उत्पादक की बात, तो हम यहां क्रॉप्स लिख लेते हैं। हम फसल उगाते हैं, जाहिर सी बात है, फूड है, फसल है, तो इंसेक्ट पेस्ट तो आएंगे ही। इंसेक्ट आ गए। इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसका उगाया भोजन कोई और खा रहा है ना। इंसेक्ट उसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन आएंगे, जाहिर सी बात है, फूड होगा वहां पे। इसको कौन खाएगा? स्मॉल बर्ड्स, छोटे बर्ड्स, इंसेक्ट को। और छोटे बर्ड्स को कौन खाएगा? बड़े बर्ड्स, जिसको आप क्या बोलते हैं? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। अब क्या है? सबसे ज्यादा क्रॉप, उसके बाद इंसेक्ट, उसके बाद बर्ड्स, और उसके बाद बड़े बर्ड्स। ये एक फूड चेन चल रही है। मैंने कहा ना, इंसान को ये बिल्कुल भी जरा सा भी अच्छा नहीं लगता कि इंसेक्ट है वो हमारी फसल को नुकसान दे। अरे भाई, अच्छा नहीं लगता तो बर्ड्स की संख्या बढ़ा दो, इंसेक्ट अपने आप ही कम हो जाएंगे, है ना। इनको प्रोटेक्ट करो तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? इंसेक्ट कम हो जाएंगे। लेकिन नहीं, हमने क्या किया? इनको मारने के लिए केमिकल डाला, ये मरने लगे। फिर इंसेक्ट ने सोचा भाई ये तो हमारा अस्तित्व ही खत्म कर देगा केमिकल, तो इसने अपने अंदर कुछ बायोकेमिकल चेंज किए, है ना। बाहर से मोर्फोलॉजी वही, बनावट वो की वही, और अंदर कुछ बदलाव कर लिया, यानी नए कीमोटाइप्स डेवलप कर लिए, यानी नई स्ट्रेन है वो डेवलप कर ली। अब उस केमिकल से ये इंसेक्ट नहीं मर रहा, इसने उस केमिकल के लिए रेसिस्टेंट डेवलप कर ली। इंसान को गुस्सा आया, डोज बढ़ा दी। इंसान को गुस्सा आया, दूसरा केमिकल ले आया, अब मरने लगा। फिर इंसेक्ट ने सोचा ये तो मार के छोड़ेगा, फिर उसने रिसर्च किया इंसेक्ट ने, फिर उसने अपने बायोकेमिकल चेंज किए, फिर उसने रेसिस्टेंट डेवलप की, फिर और केमिकल डाला। ऐसे करते करते बहुत सारा पेस्टिसाइड आज डलने लग गया। अब इंसेक्ट तो नहीं मरा, लेकिन ये बर्ड्स है वो मरने लगे, सेंसिटिव थे। छोटे बर्ड्स मर गए तो बड़े बर्ड्स का भोजन खत्म, बड़े बर्ड्स भी क्या हो गए? खत्म। ये दोनों इस फूड चेन में कम हो गए या खत्म हो गए। अब क्या बचा? फसल हम लगाएंगे, इंसेक्ट आएंगे, जितना मर्जी केमिकल डालो। अगर केमिकल डालने से मरते तो अब तक खत्म ही हो जाते भाई, लेकिन नहीं मर रहे ना, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये भी रिसर्च कर रहे हैं। हमें गुस्सा आ रहा है तो इनको भी आ रहा है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा गया। वहीं पर हम इनके नेचुरल एनिमी, प्राकृतिक दुश्मनों को संरक्षित करते तो जाहिर सी बात है इनकी पॉपुलेशन मेंटेन, जीरो तो नहीं होती लेकिन मेंटेन रहती। उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, ये इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ाया, यही पारिस्थितिकी संतुलन है वो गड़बड़ाया। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, हम पारिस्थितिकी का सिद्धांत यानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखें। द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस,
ईमानदारी का सिद्धांत। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं और धीरे से केमिकल डाल रहे हैं और लोगों को ऑर्गेनिक के रूप में बेच रहे हैं, तो कभी भी ऑर्गेनिक नहीं कर पाएंगे। तो ईमानदारी का हमें क्या करना है, सिद्धांत अपनाना है। फिर नहीं इसका सिद्धांत अपनाना है, कुछ पैसे वैसे देके सर्टिफिकेशन करवा लिया, प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है बिक रहा है बिक रहा है, ये फेयर नहीं से कैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होगा। तो फेयर नहीं इसका सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ केयर, खुद की केयर, परिवार की केयर, अपने घर के पशुओं की केयर, आस पड़ोसियों की केयर, पूरे मोहल्ले की केयर, गांव की केयर, शहर की केयर, पूरे जिले की, पूरे देश की और पूरे विश्व की केयर सोचेंगे। भाई हर आदमी क्या है, खुशहाल रहे, वो केमिकल न खाएं, तभी हम क्या है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर पाएंगे, तभी हम क्या है कार्बनिक है वो क्या है प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अगर हम इन 4 सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो ही हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है वो नहीं कर सकते हैं। कि अगर हम आज कन्वेंशनल फार्मिंग छोड़ दें केमिकल और आज से ही ऑर्गेनिक इनपुट्स डालना स्टार्ट कर दें, तो क्या हमारा सर्टिफिकेशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो भाई, सर्टिफिकेशन में 2 से 3 साल का समय लगता है, जिसको हम ट्रांजिशियल टाइम कहते हैं, यानी स्थानांतरण समय। कितना टाइम लगता है? 2 to 3 ईयर लगता है। आपसे पूछ ले ट्रांजिशियल टाइम कितना है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कन्वर्ट होने का टाइम कितना है? तो कन्वर्ट होने का टाइम होता है 2 to 3 ईयर, और इस दौरान आपको अपने रिकॉर्ड है वो सब मेंटेन करने होते हैं भी आपने खेत में क्या क्या यूज किया है। तो 2 से 3 साल है वो कन्वर्ट होने में लगते हैं, जिसको हम ट्रांजिशियल टाइम बोलते हैं। कल को कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें ये बोल दिया जाए कन्वेंशनल से ऑर्गेनिक में शिफ्ट होने में कितना टाइम लगेगा, 2 ऑप्शन भी है, 2 साल ऑप्शन भी है, 3 साल ऑप्शन भी है, तब आप एक्यूरेट में 3 यानी मैक्सिमम 3 साल लगेंगे अगर आप ऑर्गेनिक इनपुट्स वास्तव में दे रहे हैं। तो आप 3 को राइट करेंगे। किसको राइट करेंगे? 3 को राइट है वो करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि 2 या 3 साल लगेंगे। आपने पहले कितना केमिकल दिया वो भी तो मैटर करेगा ना। आज आपने केमिकल दे रखे हैं तो वो 2-3 साल तक उनका रेजिड्यूस रहेगा, है ना। वो रेजिड्यूस जब खत्म हो जाएगा तभी आपका प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड हो पाएगा, नहीं इससे पहले सर्टिफाइड नहीं हो पाएगा। तो जो कन्वर्जन टाइम है वो आपसे पूछा जा सकता है, वो आप कितना बताएंगे? 2 to 3 ईयर बताएंगे, 2 से 3 साल है वो बताएंगे। बस ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस में हमें बात करनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम कुछ और भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से मिलती जुलती फार्मिंग है उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग। इसकी बात करते हैं अपने नेचुरल फार्मिंग। अब देखो, नेचुरल फार्मिंग से पहले मैं आपको बता देता हूं, हमने पीछे बायोडायनेमिक फार्मिंग की बात की थी, जैव गतिशील खेती। बायोडायनेमिक फार्मिंग की बात की थी, जैव गतिशील खेती। बायोडायनेमिक फार्मिंग या जैव गतिशील खेती क्या होता है, मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। डॉक्टर रुडलॉफ स्टेनर ने दी थी, ऑस्ट्रियन फिलोसफर थे, यानी ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूं, मैंने पहले भी बताया था आपको, ऑस्ट्रियन फिलोसफर थे। बायोडायनेमिक फार्मिंग का मतलब होता है कि जो खेत होता है, जो फार्म होता है, उसको एक तरह से हम लिविंग सिस्टम समझते हैं, जीवित तंत्र समझते हैं। लिविंग सिस्टम उसको समझा जाता है। अभी खेत जिंदा है ना, और उसे कोई केमिकल देके मारना नहीं है, उसे कोई केमिकल देके मारना नहीं है, उसकी स्वास्थ्य है वो खराब नहीं करना है। तो जनरली बायोडायनेमिक फार्मिंग क्या होता है? बायोडायनेमिक फार्मिंग एक फार्मिंग का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें फार्म को एक लिविंग सिस्टम समझा जाता है, और ऐसा समझते हुए हम सॉइल को क्या करते हैं, एक हेल्थी सॉइल प्रोड्यूस करते हैं। अब हेल्थी सॉइल कौन सी होती है? हेल्थी सॉइल का मतलब है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी बहुत है, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बहुत है। इससे हम एक हेल्थी सॉइल पैदा करते हैं, और इस हेल्थी सॉइल से ह्यूमैनिटी को नर्समेंट करते हैं, यानी मानवता को पोषण देते हैं। मानव को तो सभी देते हैं, मानवता अपने बोल देते हैं ना, मानवता रखो यार, ह्यूमैनिटी रखो, मतलब कोई अपराध नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई जहर, कोई बीमारी या कोई केमिकल है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल हेल्दी फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी हम हेल्दी सॉइल डेवलप करते हुए, यानी स्वस्थ मृदा बनाते हुए, वहां से ह्यूमैनिटी को नर्समेंट करते हैं। किसको नर्समेंट करते हैं? ह्यूमैनिटी को नर्समेंट करते हैं, यानी मानवता को पोषण देते हैं। ह्यूमैनिटी को नर्समेंट किया जाता है, यानी मानवता को पोषण दिया जाता है। ह्यूमैनिटी को नर्समेंट किया जाता है, मानवता को पोषण दिया जाता है। समझ रहे हैं ना आप? ह्यूमैनिटी को नर्समेंट किया जाता है, मानवता को पोषण दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बायोडायनेमिक फार्मिंग। 3 बातें आ गई। पहली कौन सा है? जो फार्म होगा उसको हम लिविंग सिस्टम समझेंगे। दूसरा क्या है?
एक हेल्दी सॉइल डेवलप करेंगे, यानी एक स्वस्थ मृदा है वो उत्पन्न करेंगे। वहां से हम एक ऐसा फूड प्रोड्यूस करेंगे जो ह्यूमैनिटी का नर्समेंट करता है, यानी मानवता का क्या करता है, पोषण करता है, यानी बिल्कुल जरा सा भी कंटामिनेट फूड नहीं है वो। और बायोडायनेमिक फार्मिंग में एक ये भी होता है कि बायोडायनेमिक फार्मिंग हमेशा नेचर के फ्लो में चलती है, जैसा नेचर चाहता है वैसी चलती है, बिल्कुल भी नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। तो एक बात और आती है, बायोडायनेमिक फार्मिंग में जो एस्ट्रोनॉमस मोमेंट्स होते हैं, यानी जो नक्षत्र गतिविधियां होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग फार्मिंग करते हैं। जैसे इंडिया में भी पहले ग्रह नक्षत्रों को देख के बहुत सारे काम किए जाते थे, आज कुछ एक लोग ही क्या करते हैं, ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए काम करते हैं। कुछ कारण यह भी है कि आजकल एस्ट्रोनॉमस हर कोई बन जाता है, लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते नहीं है, इस वजह से लोगों का एस्ट्रोनॉमी से भरोसा है वो उठ गया है। बाकी एक एस्ट्रोनॉमी अपने आप में साइंस है और उसके अकॉर्डिंग काम करना कोई गलत नहीं है, वो भी अपने आप में क्या है, एक साइंस है। तो एस्ट्रोनॉमस के अनुसार, यानी ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए फार्मिंग है वो होती है हमेशा बायोडायनेमिक में। तो बायोडायनेमिक में आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग मैंने आपको बता ही दिया था, कौन थे, रुडोल्फ स्टेनर है वो थे। चलिए अब हम बात करें नेचुरल फार्मिंग या नेचर फार्मिंग। देखो नेचर फार्मिंग जो है, नेचर फार्मिंग प्राकृतिक खेती, नेचर फार्मिंग है, उसको स्टैब्लिश किसने किया था, मोकोची ओकाडा ने। किसने किया था, मोकोची ओकाडा। ये एक जापानीज थे। 1930 के दशक में, एक्यूरेट में बात करूं तो 1936 में मोकोची ओकाडा ने नेचर फार्मिंग को स्टैब्लिश किया था। और इनके द्वारा जो नेचर फार्मिंग स्टैब्लिश हुई थी उसे नो फर्टिलाइज फार्मिंग बोला गया। क्या बोला गया, नो फर्टिलाइज फार्मिंग है वो बोला गया था, ध्यान रखिए, नो फर्टिलाइज फार्मिंग है वो बोला गया था। नेचर फार्मिंग 1936 में मोकोची ओकाडा ने स्टार्ट की थी, जिसे नो फर्टिलाइज फार्मिंग है वो बोला गया था। इसके बाद इस नेचर फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग बनाने वाले कौन थे, मुसानबो फुकाका। अब क्वेश्चन अगर नेचर ही लिखा जाए, नेचर फार्मिंग लिखा आ जाए, इसको स्टैब्लिश किसने किया था, तो आप बोलेंगे मोकोची ओकाडा। और मोकोची ओकाडा के द्वारा स्टैब्लिश की गई नेचर फार्मिंग को आप नो फर्टिलाइज फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो फर्टिलाइज फार्मिंग है वो कहते हैं। अब क्या है भाई, आगे इसी को एक्सटेंड किया किसने, मोसानबो फुकोका ने, जिसे नेचुरल फार्मिंग बोला गया। फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग मोसानबो फुकाका, फाउंडर ऑफ नेचुरल फार्मिंग मोसानबो फुकाका, मॉडर्न डे नेचुरल फार्मिंग मुसानबो फुकाका। मॉडर्न डे नेचुरल फार्मिंग के फाउंडर भी किसे माना जाता है, मुसानबो फुकाका। और जो ये नेचुरल फार्मिंग मुसानबो फुकाका ने दी थी, इसको फुकाका मेथड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फुकाका मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब देखो जो मुसानबो फुकाका है, उन्होंने बोला लोकल इकोसिस्टम, स्थानीय इकोसिस्टम, लोकल इकोसिस्टम का इस्तेमाल करें। लोकल इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग आप ट्री, क्रॉप्स, एनिमल्स, इन सबको शामिल करें। देखो न तो केमिकल और जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग कमर्शियल होती है पूरी, लेकिन केमिकल और जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल नहीं होता है। न ही आपका जो ओकाडा के द्वारा दिया गया नेचर फार्मिंग है, जिसको नो फर्टिलाइज फार्मिंग बोलते हैं, उसमें भी केमिकल और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल नहीं होता है। न ही बायोडायनेमिक फार्मिंग के अंदर केमिकल और जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल होता है, नेचुरल फार्मिंग में भी नहीं होगा। तो इसमें क्या है, न तो केमिकल यूज करना है, न जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल करना है, और आपको लोकल इकोलॉजी के अनुसार ट्री, क्रॉप्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी है उनको शामिल करना है। डाइवर्सिटी को विशेष ध्यान दिया गया है, डाइवर्सिटी को शामिल करना है। जंगल में जैसे पौधे लगते हैं ना, उसी प्रकार से आप समझ लो कि डाइवर्सिटी को शामिल करना है। और ये सब आप शामिल करते हुए किसी प्रकार का खेत में कोई टिलेज नहीं होगा, क्रॉप रेजिड्यूस हटाने ही नहीं है, खेत में ही पड़े रहने देने हैं। जो मल्चिंग का काम करेंगे, मॉइस्चर कंजर्वेशन करेंगे, और वो ही मिट्टी में डीकंपोज होते हुए क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो प्लांट के न्यूट्रिशन का काम करेंगे। टिलेज बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है इसमें, यानी बिल्कुल जो जंगल में पौधे उगे हैं उसी प्रकार से आप नेचुरल वे से फार्मिंग करेंगे, तो उसको हम नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं।
देखो, न तो केमिकल अलाउ है, न जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप अलाउ है, न टिलेज अलाउ है, और जो लोकल इकोलॉजी है उसी की डाइवर्सिटी का आप इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ट्री, क्रॉप्स और एनिमल सभी को शामिल है वो करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फार्मिंग है वो बोलते हैं। अब जो मुसानबो फुकाका है, इन्होंने दो किताबें लिखी, एक तो है द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग, और इनके द्वारा जो नेचुरल फार्मिंग दी गई है उसे हम ये भी बोलते हैं द नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये बुक थी इनकी, एक इनकी बुक है द वन स्ट्रो रिवॉल्यूशन। कौन सी है? द वन स्ट्रो रिवॉल्यूशन। तो ये दो बुक है वो आपको याद रखनी है, ये किसके द्वारा, मतलब इनके ऑथर कौन है, ये किसके द्वारा राइट की गई है, तो मुसानबो फुकाका के द्वारा राइट है वो की गई है, लिखी गई है। क्लियर है? नेचुरल फार्मिंग में इतना सा याद रखें। नेक्स्ट है इको फार्मिंग। इको फार्मिंग का एक स्लोगन है, फीड द सॉइल नोट द प्लांट। फीड द सॉइल नोट द प्लांट। फीड द सॉइल नोट द प्लांट। सॉइल को खिलाएं, मिट्टी को खिलाएं, पौधे को खिलाने की जरूरत नहीं है। मिट्टी को खिलाएं, पौधे को नहीं। अब मिट्टी को खिलाएं, पौधे को नहीं का मतलब क्या होता है? देखो भाई, सीधी सी बात होती है कि जो भी आपको न्यूट्रिशन वगैरह सब देने हैं, जो भी आपको न्यूट्रिशन वगैरह देने हैं वो सब मिट्टी में दो। अब मिट्टी में न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन तो मिट्टी में ही देते हैं भाई, प्लांट के न्यूट्रिशन देते हो मिट्टी में। आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उनको नर्समेंट करें। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको नर्समेंट करें, यानी मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका नर्समेंट करें। उनका नर्समेंट कैसे होगा? ऑर्गेनिक मैटर वगैरह दें, उन्हें प्रोटेक्ट करें, उनकी एक्टिविटीज को बढ़ाएं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो ये प्लांट्स को अपने आप ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा देंगे। भाई जंगलों में कौन फर्टिलाइजर देके आता है, कौन अलग से न्यूट्रिएंट? वहां भी तो इतना सारा बायोमास पैदा होता ही है, बायोमास तो वहां भी पैदा हो रहा है और तगड़ा बायोमास पैदा हो रहा है, वहां कौन न्यूट्रिशन देके आ रहा है? तो बस इको फार्मिंग भी यही कहती है कि आप सोइल को क्या है, सोइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करिए, उनकी एक्टिविटीज को बढ़ाइए, वो अपने आप ही प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे देंगे, आपको देने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक तो आपको ये स्लोगन याद रखना है। दूसरा ये कि इको फार्मिंग एक मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, या मैं बोलूं पारंपरिक जो खेती है, मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक क्या है, कॉम्बिनेशन है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर सॉइल को हेल्दी रखा जाता है, इकोलॉजी को हेल्दी रखा जाता है, यानी इसके मतलब इसमें कोई इम्बैलेंस, असंतुलन नहीं होने दिया जाता, फर्टिलिटी को बिल्कुल भी इंपार्ट नहीं किया जाता है, और इसके साथ बेस्ट क्वालिटी का फूड है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम इको फार्मिंग। अभी तक हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की थी, नेचुरल फार्मिंग की बात की थी, नेचर फार्मिंग की बात की थी, और बायोडायनेमिक फार्मिंग की बात की थी। इन चारों के अंदर कहीं भी ये बात नहीं डाली गई थी कि मॉडर्न जो टेक्निक्स है उनका भी समावेश करें, जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनका भी समावेश करें। इसमें यह था कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों को इस तरह से डालें, दोनों को इस तरह से कोलाबरेट करें कि इकोलॉजी बढ़िया बनी रहे, फर्टिलिटी भी बढ़िया बनी रहे, किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप इस्तेमाल नहीं करनी है, और इसके साथ आपको क्या है, बेस्ट क्वालिटी का फूड है वो प्रोड्यूस करना है। यहां कोई आपको टिलेज वगैरह के लिए, है ना, कोई टिलेज वगैरह के लिए आपको बाउंड नहीं किया जाता है, टिलेज वगैरह के लिए आपको यहां पे रोका नहीं जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है परमा एग्रीकल्चर। देखो परमा एग्रीकल्चर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस इतना है कि परमा एग्रीकल्चर क्या है और कैसी अप्रोच है। नेचुरल अप्रोच है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। परमा एग्रीकल्चर भी एक नेचुरल, ये बहुत पास की फार्मिंग है ना, अलग अलग फिलोसफर ने दी हुई है भाई, कोई बहुत बड़े डिफरेंस इनके अंदर नहीं है। परमा एग्रीकल्चर 1978 में बिल मॉलिसन और डेविड ओलमर्जेन ने दी थी, ऑस्ट्रेलिया के थे भाई ये, बिल मॉलिसन और डेविड ओलमरेज ने दी थी। इन्होंने कहा मॉडर्न कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ना लगाओ, बिल्कुल क्या है, आप ट्रेडिशनल मेथड को यूज करें, बिल्कुल नेचुरल अप्रोच लगाए। ट्रेडिशनल और नेचुरल अप्रोच लगाते हुए खेती करें तो वो परमा एग्रीकल्चर है। यहां परमा का मतलब परमानेंट है, यहां परमा का मतलब क्या होता है, परमानेंट होता है। अगर आप ट्रेडिशनल और नेचुरल अप्रोच लगाओगे तो आपकी खेती कभी खराब होगी नहीं, वो आपको लगातार प्रोडक्शन देती जाएगी। आपकी खेती खराब होगी नहीं, वो आपको लगातार क्या है, प्रोडक्शन देती जाएगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परमा एग्रीकल्चर है वो बोलते हैं, उसे आप क्या बोलते हो, परमा एग्रीकल्चर है वो बोलते हैं। क्लियर है?
चलिए अब हम बात करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब देखो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग किसने दी थी? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है वो सुभाष पालेकर ने दी थी। किसने? सुभाष पालेकर, महाराष्ट्र के थे सुभाष पालेकर। किसने दी थी भाई? सुभाष पालेकर ने दी थी। ये कहां के थे? महाराष्ट्र के। तो आपसे पूछ ले कि फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कौन है, तो आप बोलेंगे सुभाष पालेकर है। ये कहां के थे? महाराष्ट्र के। इन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल नेचुरल वे से फार्मिंग करनी है, जैसा मुसानबो फुकाका ने कहा। आपको किसी भी इनपुट की कॉस्ट लगानी ही नहीं है। बीज लाओगे तो अपने पिछली फसल के बीज यानी फार्म सेव सीड अपने खेत में डालें। कोई भी ऑर्गेनिक इनपुट्स भी डालते हो अपने खेत में ही तैयार करें। जीव अमरता डाल रहे हो, है ना, या कोई बायो पेस्टिसाइड आप डाल रहे हो, कुछ भी, वो सब अपने खेत में तैयार करें। और खेत में तैयार करते हुए, सब खेत में तैयार करें, और खेत में तैयार करते हुए आपको क्या करना है? उनको देना। बाहर से कुछ 1 रुपए का खर्चा नहीं करना है। फैमिली लेबर का इस्तेमाल करो, है ना। छोटे फार्मर के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सबसे कारगर होती है, और छोटा फार्मर इसको अपनाता है। फैमिली लेबर का इस्तेमाल करो। घर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है फूड की, वो सारी की सारी अपने खेत में लगाओ। आपको बाजार से कुछ भी नहीं खरीदना पड़ेगा। अगर इसमें भी केमिकल देखो, नेचुरल वे से फार्मिंग होगी, इसमें भी आप किसी प्रकार का कोई केमिकल और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का इस्तेमाल नहीं करते हो। नहीं तो केमिकल यूज करते हो, नहीं आप कोई जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप इस्तेमाल करते हो। जब आपने खाना ही सारा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस किया है तो आपकी हेल्थ तो वैसे ही बढ़िया रहेगी, तो आपके मेडिकल की भी कॉस्ट नहीं लगेगी, और बाकी आपके घर की जितनी भी जरूरत है, दूध है, खाना है, भोजन, जिस प्रकार का भी भोजन है, फूड जो हम खाते पीते हैं वो सब फूड है, वो सारा कहां पे प्रोड्यूस करना है? फार्म पे। कॉस्ट बची किसकी? कॉस्ट बची सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की। उसके अलावा कोई कॉस्ट आपकी बची ही नहीं। कोई कॉस्ट है वो आपकी बची ही नहीं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जीरो बजट में बस इतना है कि वे तो नेचुरली था, बस इसमें किसी भी इनपुट की कॉस्ट नहीं लगानी है। वो सारे इनपुट्स अपने को क्या है? अपने खेत में ही मतलब अपने खेत में ही सारे इनपुट्स है वो तैयार करने हैं। नेक्स्ट अपने बात करें रेस्पॉन्स फार्मिंग।